अध्याय 81। तुम्हारा और तुम्हारी सहेली का रिश्ता बहुत अच्छा है। मेहर, इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गईं? मेहर, जरा धीरे चलो, इतनी हॉन्फ क्यों रही हो? श्रीमती अवस्थी, आप ठीक हैं? जब मेहर अवस्थी स्टूडियो के बाहर भागी तो उन्होंने रेयांश खन्ना को दिव्या कपूर और रितिका मेहता के साथ खड़े देखा। तीनों उन्हें इतनी जल्दी में भागते देखकर थोड़ा हैरान हुए और उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ है। मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना की तरफ देखा, फिर थोड़ी देर बाद सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं। रितिका मेहता ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेहर, तुम्हारे और टीचर रागसाहिल के बीच आखिर हुआ क्या है? मेहर अवस्थी ने उलझन में पूछा, क्या मतलब है? रितिका मेहता ने बड़ा चढ़ाकर कहा, टीचर रागसाहिल ने तो तुम्हारे लिए कविता भी लिखी। कितना रोमांटिक! तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है ना मेहर? मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना की तरफ देखा और उनके चेहरे पर कोई भाव न देखकर बोली, बकवास मत करो। रागसाहिल और मैं तो बस आम दोस्त हैं। सच में? रितिका मेहता ने पूछा, मानो कोई फिल्म देख रही हो। मेहर अवस्थी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, सच में। छी मेहर, अगर तुम हमेशा इतनी ही बेरुखी से रहोगी तो जिंदगी भर अकेली ही रहोगी। कोई गपशप न मिलने पर रितिका मेहता अचानक बहुत उब गईं। दिव्या कपूर ने उन्हें बकवास करने से रोका और मेहर अवस्थी से कहा, होटल वापस जाओ और आराम करो। तुम्हें कल विस्तारनगर में एक के विज्ञापन की शूटिंग के लिए जाना है। एक लॉन्जरी ब्रांड है जो मेहर अवस्थी को अपना प्रवक्ता बनाना चाहता था। रेयांश खन्ना ने उत्सुकता से पूछा, क्या श्रीमती अवस्थी ने एक की प्रवक्ता बनने से मना नहीं किया था? फिर वो विज्ञापन की शूटिंग के लिए क्यों जा रही हैं? मेहर अवस्थी ने तुरंत समझाया, कंपनी चाहती है कि मैं जाऊं और मैंने ईके से बात कर ली है। शूटिंग के दौरान मैं सामान्य कपड़े पहनूंगी और कोई भी आपत्तिजनक शॉट नहीं होगा। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया, ओह, ये तो अच्छी बात है। मेहर अवस्थी ने सहमति में गुनगुनाया, अपने बालों को संवारा और राहत की सांस ली। तभी मुझे थोड़ी झुंझलाहट हुई। मैं इतनी जल्दी समझाने की कोशिश क्यों कर रही थी? वह तो बस एक सहायक है, मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं। दिव्या कपूर ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, चलो चलते हैं। कैरावगढ़ टीवी से संपर्क करने के बाद स्टेशन ने तुरंत चारों को उनके होटल वापस ले जाने के लिए एक कार का इंतजाम किया। रास्ते में रेयांश खन्ना का फोन लगातार बज रहा था। कविता प्रतियोगिता के कर्मचारी उनका पता और खाता पूछ रहे थे। हमें उन्हें ट्रॉफी और पुरस्कार राशि भेजनी है। रेयांश खन्ना ने पहले ही क्यू पर एक स्टाफ सदस्य को जोड़ा था और दोनों क्यू पर बातचीत कर रहे थे। लाइव प्रसारण समाप्त होते ही रेयांश खन्ना तुरंत होटल से निकलकर कैरावगढ़ टीवी की ओर चल दिए। सौभाग्य से दोनों जगहें ज्यादा दूर नहीं थीं। रेयांश खन्ना खुशकिस्मत थे कि बाहर निकलते ही उन्हें टैक्सी मिल गई। उन्होंने दुगना किराया दिया और ड्राइवर से कहा कि वह जल्द से जल्द कैरावगढ़ टीवी स्टेशन पहुंचे ताकि वे रितिका मेहता और दिव्या कपूर से मिल सकें। तभी मेहर अवस्थी बाहर आईं। सौभाग्य से किसी ने उन्हें नहीं देखा। रेयांश खन्ना को मेहर अवस्थी से यह बात छुपाने का थोड़ा सा पछतावा था कि वे टीचर रागसाहिल हैं। आखिर उनके बॉस उन्हें इतने समय से टीचर कहकर बुला रहे थे और अगर सच सामने आ जाता तो मेहर अवस्थी बेहद शर्मिंदा हो जाती। ऊपर से बेर के फूलों पर लिखी उनकी दो कविताएं भी कुछ अस्पष्ट लग रही थीं और रेयांश खन्ना को समझ नहीं आ रहा था कि सच जानने वाली मेहर अवस्थी का सामना कैसे करें। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि 2 महीने बाद असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक इंतजार किया जाए और फिर नौकरी छोड़ने के बाद मेहर अवस्थी को बता दिया जाए। उसके बाद आप बिना किसी बोझ के जा सकते हैं। इस समय कविता प्रतियोगिता के कर्मचारी बेसब्री से रेयांश खन्ना से उनका पता और खाता पूछ रहे थे। डिंग डिंग डिंग, क्यू मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज़ लगातार बज रही थी, जो शांत डिब्बे में काफ़ी कर्कश लग रही थी। रितिका मेहता गाड़ी चला रही थीं और दिव्या कपूर यात्री सीट पर बैठी थीं। रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी दूसरी पंक्ति में बैठे थे। जब मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना के फ़ोन की घंटी सुनी तो उन्होंने मुड़कर उनकी ओर देखा। मेरे दोस्त ने कल मुझसे संपर्क किया था। रेयांश खन्ना ने थोड़ी अटपटी सी बात कही, अपना फ़ोन निकाला और तुरंत अपना पता और खाता जानकारी भेज दी। डाक पते की बात करें तो रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी के घर का पता नहीं लिख सकते थे, इसलिए उन्होंने चतुराई से विस्तारनगर का पता लिख दिया। रेयांश खन्ना के पिता का निधन जल्दी हो गया था और उनकी मां ने पुनर्विवाह कर लिया था और उन्हें और उनकी छोटी बहन आन्या खन्ना को अपने साथ ले आई थीं। उन्होंने अपने वर्तमान सौतेले पिता के साथ एक नया परिवार बसा लिया था। वहाँ एक बेटी है जो रेयांश खन्ना और आन्या खन्ना से थोड़ी बड़ी है। तीनों भाई बहन आपस में बहुत अच्छे से घुलते मिलते हैं और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। तीनों में सबसे होशियार सबसे बड़ी बहन श्रेया खन्ना है। कुछ साल पहले श्रेया खन्ना ने विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और विस्तारांग में काम करने लगीं। सिर्फ 2 साल में ही वह कंपनी में मिडिल मैनेजर बन गईं। उन्होंने विस्तारांग के 3rd रिंग रोड में एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदने के लिए लोन लिया। रेयांश खन्ना ने ट्रॉफी के लिए जो पता लिखा था वह विस्तारांग स्थित श्रेया खन्ना का अपार्टमेंट था।
हालांकि मुझे पहले अपनी बड़ी बहन को बताना था। कविता प्रतियोगिता के कर्मचारियों को पता और खाता भेजने के बाद रेयांश खन्ना ने तुरंत श्रेया खन्ना को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, बहन मुझे आपको कुछ भेजना है, क्या आप इसे ले लेंगी? दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, ठीक है, वैसे रेयांश मेरी एक सहकर्मी है जो बहुत आकर्षक है। मैंने उसे आपकी तस्वीर दिखाई और वह आप में बहुत दिलचस्पी दिखा रही है। आप मुझसे मिलने विस्तारनगर कब आना चाहेंगे? रेयांश खन्ना अवाक रह गया। उसकी बड़ी बहन सामाजिक और घरेलू दोनों ही स्थितियों में कुशल थी और उसका व्यक्तित्व हंसमुख और मिलनसार था। वह हर काम में माहिर थी। बस एक बात थी, मेरी माँ की तरह उसे जल्दी गुस्सा आता है, उसे ताने मारना पसंद है और वह रिश्ते तय करने में माहिर है। वह मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन मेरी अपनी बेटी से भी ज्यादा मेरी सगी बेटी जैसी है। उसका अभी अभी तलाक हुआ था और उसकी बड़ी बहन पहले से ही उसके लिए ब्लाइंड डेट्स तय करने को बेताब थी। रेयांश खन्ना बस इतना ही कह सका, बहन मैं आजकल काम में थोड़ा व्यस्त हूँ। शायद अगली बार, जरूर अगली बार। श्रेया खन्ना ने तुरंत मैसेज भेजा, रेयांश तलाक के बाद भी तुम तान्या बंसल के असिस्टेंट के तौर पर काम तो नहीं कर रहे हो? सुनो, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, हमारा आदमी इतना काया तो नहीं हो सकता। परिवार में सबको पता है कि रेयांश खन्ना तान्या बंसल के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। नहीं बहन, मैंने तो बहुत पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। चिंता मत करो, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। अगली बार तुमसे मिलने विस्तारांगा आऊँगा। रेयांश खन्ना ने झटपट जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, मुझे याद आया कि मेहर अवस्थी कल विस्तारांगा जा रही है और क्या मुझे उसके साथ नहीं जाना था? क्या मैं इस बार अपनी बहन से झूठ बोलूँगी? अपनी बहन के गुस्से को जानते हुए अगर उसे पता चला कि मैंने उससे झूठ बोला है तो क्या वह हंगामा नहीं मचाएगी? रेयांश खन्ना को सिरदर्द हो रहा था, तभी उनके कान में मेहर अवस्थी की आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम अभी अपनी दोस्त से मिलने गए थे? मेहर अवस्थी के बस में चढ़ते ही रितिका मेहता ने उन्हें बताया कि प्रतियोगिता के लाइव प्रसारण के दौरान रेयांश खन्ना बाहर गए थे। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, एक दोस्त को मुझसे कुछ बात करनी है। मेहर अवस्थी ने उनके फ़ोन पर नज़र डाली, क्या वही दोस्त है? रेयांश खन्ना ने फिर से सिर हिलाकर कहा, हाँ वही है। ओह, मेहर अवस्थी ने ओह कहा और फिर कुछ देर बाद पूछा, लगता है तुम दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं, ब्रेकअप के तुरंत बाद ही तुम दोनों एक दूसरे को मैसेज कर रहे हो। रेयांश खन्ना को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, इसलिए उन्होंने बस इतना ही कहा, हाँ हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। मेहर अवस्थी चुप हो गईं, रेयांश खन्ना से दूर हट गईं, कार के दरवाजे से सट गईं और खिड़की से बाहर देखने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे अब और बात नहीं करना चाहती हो। रेयांश खन्ना थोड़ा असमंजस में थे, सोच रहे थे कि उन्होंने मेहर को फिर से नाराज़ करने के लिए क्या कर दिया। मेहर, इस कविता प्रतियोगिता से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और तुम फिर से ट्रेंड कर रही हो। तभी दिव्या कपूर मुस्कुराते हुए मेहर अवस्थी की ओर मुड़ी और उन्हें अपना फ़ोन दिखाया। मेहर अवस्थी ने फ़ोन लिया और देखा कि ट्रेंड्स पर मेहर अवस्थी और राग साहिल 5वें स्थान पर ट्रेंड कर रहा था। क्लिक करने पर पता चला कि यह वाकई कविता प्रतियोगिता का ही दृश्य था, जहां राग साहिल ने ओड टू प्लम ब्लॉसम्स शीर्षक से 2 कविताएं लिखी थीं। कमेंट सेक्शन, कितना प्यारा, और मैं तो इन दोनों की जोड़ी देखना चाहता हूं, जैसे कमेंट से भरा हुआ था। बेशक मेहर अवस्थी के कुछ प्रशंसक संतुष्ट नहीं थे, उनका कहना था कि उनकी मेहर कभी किसी को डेट नहीं करेगी क्योंकि वह सिर्फ उन्हीं की है। संक्षेप में, ये ट्रेंड काफ़ी लोकप्रिय हो गया। इसके बाद जरूर कोई दिव्य प्राणी नशे में धुत होकर सफ़ेद बादलों को बेपरवाही से कुचल रहा होगा वाक्यांश भी ट्रेंडिंग सर्च के टॉप 30 में शामिल था। इस कविता प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण बेहद सफल रहा और इसने खूब ध्यान आकर्षित किया। इसका मुख्य कारण यह है कि राग साहिल की कविताएं इतनी उत्कृष्ट हैं कि उनकी लोकप्रियता कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेहर अवस्थी को भी इसका लाभ मिला और वह एक बार फिर चर्चा का विषय बन गईं। दिव्या कपूर बेहद संतुष्ट थीं, न्यायाधीश बनने का आपका निर्णय बहुत ही समझदारी भरा था। मेहर, इस लोकप्रियता के साथ आपके पास थीम सॉन्ग जीतने का शानदार मौका है। थीम सॉन्ग, दिव्या कपूर ने कहा, मुझे अभी पता चला है कि राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क 1 अक्टूबर को स्काईडॉम स्टेडियम में एक भव्य समारोह आयोजित करने जा रहा है। इसका विषय है अनाम नायक, जो दमकलकर्मी, पुलिस अधिकारी, सीमा रक्षक और सफाईकर्मी जैसे पदों पर कार्यरत हैं। आधिकारिक घोषणा कल की जाएगी और वे समारोह के लिए थीम सॉन्ग आमंत्रित करेंगे। नवोदेश टीवी का नवोदेश दिवस समारोह, क्या ये वसंत उत्सव समारोह के बराबर नहीं है? रितिका मेहता ने आश्चर्य से कहा और तुरंत बोली, मेहर, हमें ये थीम सॉन्ग हर हाल में चाहिए। दिव्या कपूर ने कहा, यह इतना आसान नहीं है। कई बड़े गायक पहले से ही कदम उठा रहे हैं। इस समय सबसे अहम चीज़ गीतकार है। अगर हमें सहयोग करने के लिए एक बेहतरीन गीतकार मिल जाए तो शायद हमारे पास प्रतिस्पर्धा करने का मौका हो। दिव्या कपूर बोलते बोलते जानबूझकर या अनजाने में रेयांश खन्ना की ओर देखने लगीं। एक गीतकार और संगीतकार,
क्या यह आसानी से उपलब्ध नहीं है? जब पहाड़ों के फूल पूरी तरह खिलेंगे तो वह उनके बीच मुस्कुराती हुई नजर आएगी। क्या शिक्षक राग साहिल मेहर को मुस्कुराते हुए नहीं देखना चाहते थे? चलो उन्हें एक मौका देते हैं, हाँ हाँ। रितिका मेहता ने गाड़ी चलाते हुए उत्साह से कहा। अपनी गाड़ी ठीक से चलाओ, दिव्या कपूर ने उन्हें घूरकर कहा। फिर उन्होंने मेहर अवस्थी की ओर मुड़कर कहा, मेहर तुम शिक्षक राग साहिल से संपर्क क्यों नहीं करती और देखो कि क्या उनके पास कोई उपयुक्त गीत हैं। मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया और राग साहिल को संदेश भेजने के लिए अपना फ़ोन उठाया। तभी रेयांश खन्ना का फ़ोन फिर से बज उठा। इस बार लैंडलाइन कॉल थी। माफ़ कीजिए। रेयांश खन्ना ने झटपट अपना फ़ोन निकाला और देखा कि यह उनकी सगाई हुई बहन यामिनी चक्रवर्ती का फ़ोन था। कल मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। रेयांश खन्ना ने तुरंत कॉल का जवाब दिया और जैसे ही उन्होंने फ़ोन कान से लगाया, दूसरी तरफ से एक तेज़ आवाज़ आए, अरे बाप रे, अरे बाप रे, लाओ जो, तुम कमाल हो। हा, पोएट्री एसोसिएशन और पोएट्री नेटवर्क की मुख्य वेबसाइटें ज़रूर देखें। हमारी कहानी बॉक्स के लोगों की वजह से वे लगभग ठप हो चुकी हैं। यामिनी चक्रवर्ती की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उनके बगल में बैठी मेहर अवस्थी को हल्का फुल्का अंदाज़ा हो गया कि फ़ोन पर कोई महिला है। रेयांश खन्ना थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से अपना फ़ोन ढकते हुए फुसफुसाया, आप लोग उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर हमला क्यों कर रहे हैं? कविता संघ के लोग संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि आपने अपना चेहरा न दिखाकर नियमों का उल्लंघन किया है और तीसरे दौर में 2 कविताएं लिखकर आपने फ़ायदा उठाया है। संक्षेप में, उन्हें हार बर्दाश्त नहीं हो रही। नतीजतन हम नौसिखियों ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। हमने आपकी 4 कविताएं पोस्ट की और कहा, जो भी बेहतर कविता लिख सकता है, हम नौसिखिए हार मान लेंगे। और वे कमीने तुरंत चुप हो गए। हा, कितना मजा आया। रेयांश खन्ना तुरंत समझ गया कि यामिनी चक्रवर्ती ही इस हमले की अगुवाई कर रही होंगी। वह बेबस होकर मुस्कुराया और फुसफुसाया, मैं कल कैरावगढ़ से जा रहा हूँ। अगली बार वापस आने पर आपको खाना खिलाऊंगा। ठीक है, मुझे भरपेट खाना चाहिए। कोई बात नहीं। रेयांश खन्ना मुस्कुराते हुए फ़ोन रख दिया। फिर अचानक उसे थोड़ी ठंड लगने लगी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि मेहर अवस्थी उसे देख रही हैं। उन खूबसूरत आंखों में मानो सदियों से जमी बर्फीली ठंडक थी। क्या हुआ? रेयांश खन्ना ने पूछा। क्यू पर चेक करने के बाद तुम दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन किया। तुम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है। कल कैरावगढ़ में क्यों नहीं रुकते और अपनी दोस्त का साथ देते? मेहर अवस्थी ने ठंडे लहजे में कहा। अध्याय 82 रागसाहिल लिंजोह में है। होटल वापस आकर मेहर अवस्थी चुप रही, साफ तौर पर अभी भी गुस्से में थी। श्री खन्ना, आपको मेहर को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। बाय बाय। अपने कमरों में वापस जाने से पहले रितिका मेहता ने मुस्कुराते हुए रेयांश खन्ना से कहा, मुझे उसे फिर से क्यों मनाना पड़ेगा? वो बॉस है और मैं कर्मचारी। आपने कभी सुना है कि किसी कर्मचारी को बॉस को खुश करने की ज़रूरत पड़ती हो? रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया और उस कमरे में लौट गए जहां वे और मेहर अवस्थी ठहरे हुए थे। जैसे ही मेहर अवस्थी अंदर आई, वह सीधे सोफे पर जाकर बैठ गईं। उनका चेहरा भावहीन था, हाथ बंधे हुए वह उदास लग रही थीं। रेयांश खन्ना ने उन्हें याद दिलाया, श्रीमती अवस्थी, बहुत देर हो गई है। जाए नहा लीजिए और आराम कर लीजिए। मेहर अवस्थी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। ठीक है, मैं फिर से बचकाना व्यवहार कर रही हूँ। रेयांश खन्ना ने लाचारी से आह भरी। ठीक है, उन्हें थोड़ा मनाना ही पड़ेगा। वह मेहर अवस्थी के पास गए और बहुत गंभीरता से बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेहर अवस्थी चौंक गईं और उनकी तरफ मुड़कर बोलीं, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? रेयांश खन्ना ने कहा, मुझे पता है कि मैंने दोस्तों से मिलने के लिए 2 दिन की छुट्टी ली थी, जिससे मेरे काम पर असर पड़ा है। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मैं निजी मामलों को ही निपटाऊंगा, काम पर असर नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि यह काम की वजह से है? मेहर अवस्थी का चेहरा और भी ठंडा हो गया। ऐसा क्यों? रेयांश खन्ना ने हैरानी से पूछा। मेहर अवस्थी हैरान रह गई। ठीक है, तो फिर और क्या वजह हो सकती है? आजकल मुझे बिना वजह गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ, काम की वजह से ही होगा। ये आदमी हमेशा छुट्टी लेता रहता है और पहले की तरह मेहनत नहीं करता, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। अपने गुस्से का कारण पता चलने पर मेहर अवस्थी को कम अपराध बोध हुआ और उसने रेयांश खन्ना से कहा, तो फिर बात पक्की हो गई। तुम्हें हर समय मेरी रक्षा करनी होगी। अगर तुम्हें छुट्टी लेनी हो तो तुम्हें साफ साफ बताना होगा कि तुम किससे मिलने जा रहे हो, पुरुष या महिला, और कितने समय के लिए बाहर रहोगे। तुम ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते, वरना मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगी। रेयांश खन्ना ने सहमति में सिर हिलाया, कोई बात नहीं। वह रुका, मेहर अवस्थी के चेहरे के हाव भाव को देखते हुए। अब गुस्सा नहीं आया? मेहर अवस्थी ने नाक सिकुड़ी, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, सब काम की वजह से था। अच्छा है, अब जाओ नहा लो। रेयांश खन्ना ने राहत की सांस ली। एक कर्मचारी होना कठिन है, नौकरी के साथ साथ आपको अपने बॉस को भी खुश रखना पड़ता है।
मेहर अवस्थी उठी और बीच रास्ते में ही अचानक रेयांश खन्ना की ओर मुड़कर बोली, क्या आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो सकते हैं? रेयांश खन्ना को समझ नहीं आया कि वह क्या करने वाली हैं, लेकिन फिर भी वह खड़े हो गए। मेहर अवस्थी ने दरवाजे के पास वाली दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां जाकर खड़े हो जाओ। रेयांश खन्ना चौंक गए। वह कविता प्रतियोगिता के फाइनल के दौरान उसी दीवार के सामने खड़े थे। क्या उन्हें पता चल गया? जल्दी करो, मेहर अवस्थी ने गुस्से भरी निगाहों से रेयांश खन्ना को उकसाया। रेयांश खन्ना के पास धीरे धीरे चलकर वहां जाने और वहीं खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। थोड़ा और पास आ जाओ। रेयांश खन्ना विषय बदलना चाहते थे और उन्होंने आग्रह किया, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? जाओ नहा लो। मेहर अवस्थी ने पैर पटकते हुए मुंह बनाया और बोली, जब तक तुम वहां नहीं जाओगी मैं नहीं सोऊंगी। बेहद खूबसूरत महिला, जिसने एक सुरुचिपूर्ण सफ़ेद पोशाक पहनी थी और एक शांत और संयमित आभा बिखेर रही थी, अचानक नखरे करने लगी। उसकी मासूमियत और चंचलता ने रेयांश खन्ना को पल भर के लिए स्तब्ध कर दिया। मैं अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया और दीवार के पास खड़ा हो गया। एक देवी का नखरा तो अप्रतिरोध्य होता ही है। मेहर अवस्थी को भी एहसास हुआ कि अभी उसकी हरकतें कुछ अजीब थीं। उसने दीवार के सहारे खड़े रेयांश खन्ना की ओर देखा और महसूस किया कि कद में समानता के अलावा उसका शरीर कविता प्रतियोगिता में राग साहिल से बहुत मिलता जुलता नहीं था। ये देखकर वह मुड़ी और दरवाजा जोर से बंद करते हुए बाथरूम में भाग गई। उसका कोमल शरीर दरवाजे से टिक गया, उसके गाल तेजी से लाल हो रहे थे। मैं क्या कर रही थी? क्या मुझ में कुछ गड़बड़ है? शायद इसलिए कि मैं उसके करीब रहने की आदी हो गई हूँ, इसलिए उसे दोस्त समझने लगी हूँ। दोस्तों का एक दूसरे के साथ प्यारा और चंचल व्यवहार करना बिल्कुल सामान्य बात है ना? मेहर अवस्थी ने अपने थोड़े गर्म गालों पर थपथपाया, कपड़े उतारे और जल्दी से नहाने चली गई। बाथरूम के बाहर रेयांश खन्ना ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसने पहले से ही सोच समझकर कविता प्रतियोगिता के लाइव स्ट्रीम के दौरान ढीले ढाले कपड़े पहने थे, ताकि कैमरे पर वह सामान्य से थोड़ा मोटा दिखे। वरना मेहर अवस्थी मुझे अभी पहचान लेती। तभी फोन की घंटी बजी। मेरी छोटी बहन आन्या खन्ना का फोन था। रेयांश खन्ना ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से उसकी बहन की शांत आवाज आई, भाई राग साहिल तुम बोल रहे हो? यह एक घोषणात्मक वाक्य था, प्रश्नवाचक नहीं। रेयांश खन्ना मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था कि मैं तुमसे यह बात छुपा नहीं सकता। हमारे छात्रावास की कियारा दत्ता वही कियारा है जो स्टेशन एस में थी। वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। क्या हमें उसे बताना चाहिए कि तुम मेरे भाई हो? आन्या खन्ना की आवाज़ शांत थी, मानो वह किसी ऐसी बात पर चर्चा कर रही हो जिसका उससे कोई लेना देना न हो। रेयांश खन्ना की 2 बहनें हैं। बड़ी बहन श्रेया खन्ना मिलनसार और गुस्सैल स्वभाव की हैं, जबकि छोटी बहन आन्या खन्ना शांत और उदासीन है, मानो कोई अनुभवी बुजुर्ग हो। आन्या खन्ना के शांत स्वभाव से परिचित रेयांश खन्ना ने जवाब दिया, अभी इस बारे में बात नहीं करते। वैसे आन्या, मैंने कविता प्रतियोगिता के इनाम की राशि तुम्हारे खाते में जमा कर दी है। जी हाँ, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। आन्या खन्ना बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। ठीक है, मैं कल कैरावगढ़ से जा रही हूँ। काम में व्यस्त रहूंगी और आपसे मिलने का समय नहीं मिलेगा। अगली बार आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है, ख्याल रखना। फोन रखने के बाद भी मेहर अवस्थी नहा रही थीं। रेयांश खन्ना ने समय देखा, बाथरूम के दरवाजे तक गए और बोले, श्रीमती अवस्थी बहुत देर हो गई है, कृपया जल्दी नहा लीजिए। तुम्हें पता है देर हो गई है, फिर भी क्यों फोन कर रहे हो? अंदर से एक नाराज आवाज आई। रेयांश खन्ना अवाक रह गए। क्या तुमने मुझे फोन का जवाब देते हुए सुना? क्या तुम नहा रही थीं या छुपकर सुन रही थीं? तान्या बंसल, मेहर अवस्थी और राग साहिल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। हरितपुर में तान्या बंसल काम खत्म करके अपने होटल लौटी। उनके मैनेजर पल्लवी सूरी ने उन्हें अपना फ़ोन दिखाया। मेहर अवस्थी और राग साहिल। तान्या बंसल ने फ़ोन लिया और ये देखकर हैरान रह गईं कि मेहर अवस्थी और राग साहिल ट्रेंडिंग सर्च में 5वें स्थान पर थे। वह चौंक गईं। क्या मेहर अवस्थी का राग साहिल से वाकई कोई रिश्ता था? तान्या बंसल ने तुरंत ट्रेंडिंग टॉपिक पर क्लिक किया और पाया कि यह एक कविता प्रतियोगिता के बारे में था। प्रतियोगिता के कई वीडियो देखने के बाद मैंने एक क्लिप में देखा कि होस्ट राग साहिल से पूछ रहा था कि उसने 4 ऋतुओं वाले सेक्शन में सर्दी के बारे में क्यों लिखा। राग साहिल ने जवाब दिया कि क्योंकि उसका जन्म बर्फीले दिन हुआ था। तान्या बंसल का चेहरा जम गया और उसके होंठ हल्के से कांपने लगे। पल्लवी सूरी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? रेयांश खन्ना का जन्म बर्फीले दिन हुआ था। तान्या बंसल की आवाज़ कांप रही थी। वह घबराकर शौकिया वेबसाइट पर गई, राग साहिल के सभी वीडियो ढूंढे, उन्हें कई बार देखा और फिर कविता प्रतियोगिता का वीडियो दोबारा देखा। मैंने वह हिस्सा कई बार देखा जहां राग साहिल ने होस्ट को जवाब दिया था। तान्या बंसल, क्या हुआ? पल्लवी सूरी को भी कुछ गड़बड़ लगी और उसने तुरंत पूछा। तान्या बंसल काफ़ी देर तक चुप रहीं, उनके चेहरे पर सदमे, अफसोस और गुस्से के भाव बदलते रहे। आखिरकार उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाया, उनकी आवाज़ कमज़ोर थी,
राग साहिल, ये तो रेयांश खन्ना है। क्या? पल्लवी सूरी आश्चर्य से बोली, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे मुमकिन है? तान्या बंसल ने गहरी सांस ली। रेयांश खन्ना ने कहा था कि उनका जन्म बर्फीले दिन हुआ था। मुझे हमेशा लगता था कि राग साहिल कुछ जाना पहचाना सा है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि राग साहिल और रेयांश खन्ना असल में एक ही व्यक्ति हैं। अध्याय 83। मैं उनसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ, क्या आप पक्का कह रही हैं? पल्लवी सूरी ने गहरी आवाज में पूछा। 3 साल तक डेटिंग करने और 3 साल तक शादीशुदा रहने के बाद बेशक मैं पक्का कह सकती हूँ। तान्या बंसल का चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आवाज कांप रही थी। वह इतना प्रतिभाशाली है, उसने मुझसे यह बात क्यों छुपाए? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उससे तलाक क्यों लेती? उसका इससे क्या मतलब है? ये साफ था कि तान्या बंसल ही रेयांश खन्ना को नीचा समझती थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी इस बोझ से, लेकिन इस समय तान्या बंसल ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसे ही छोड़ दिया गया हो। पल्लवी सूरी अभी भी सदमे में थी और उसे यह कहने में काफी समय लगा, शायद रेयांश खन्ना तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को परखना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम उससे तलाक लेने के लिए इतनी दृढ़ हो जाओगी। क्या मैं तलाक चाहती हूँ? तान्या बंसल अचानक उत्तेजित हो गई। मैं तो बस उसे प्रेरित करना चाहती थी, उसे बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती थी, उसे मेरे लायक बनाना चाहती थी। इसमें क्या गलत है? मैं कॉलेज के दिनों से ही उसका पीछा कर रही हूँ। मेरे सहपाठी या तो अमीर बच्चे हैं या बड़े उद्योगपतियों से शादीशुदा हैं। मैं तो सिर्फ अपने दम पर ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। मैं मशहूर होना चाहती थी, मैं अमीर बनना चाहती थी, मैंने बस कुछ तरकीबें अपनाई। क्या ये गलत है? वो मेरी मदद क्यों नहीं कर सकता? मैं इस समय इतनी मुश्किल में हूँ, ये सब उसकी गलती है। उसे मेरी भरपाई करनी ही होगी। बोलते बोलते तान्या बंसल और भी ज्यादा उत्तेजित हो गईं और फोन उठाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे दोबारा शादी करे। उसके गाने मेरे होने चाहिए, उस कमीनी मेहर अवस्थी को क्यों जाने चाहिए? तान्या बंसल, शांत हो जाओ। पल्लवी सूरी ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, तुमने अभी अभी रेयांश खन्ना से तलाक लिया है और अब अचानक उससे दोबारा शादी करने को कह रही हो। वो बिल्कुल नहीं मानेगा। और तुम क्या कहोगी? क्या तुम ये कहोगी कि तुम्हें पता है कि वो अब राग साहिल है, इसलिए उससे दोबारा शादी करने को कह रही हो? तान्या बंसल ने दांत पीसते हुए कहा, और क्या? पल्लवी सूरी ने आह भरी, जरा सोच समझकर बोलो। अगर रेयांश खन्ना को पता चल जाए कि तुम उससे सिर्फ इसलिए दोबारा शादी करने को तैयार हो क्योंकि वह राग साहिल है और तुम चाहती हो कि वह तुम्हारे लिए गाने लिखे, तो वह क्या सोचेगा? तान्या बंसल ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे यही मिलना चाहिए। मैंने उसे अपनी जवानी दी और उसे मुझे मुआवजा देना चाहिए। पल्लवी सूरी ने कहा, जब तुमने तलाक दिया था तो रेयांश खन्ना ने कुछ नहीं मांगा था। क्या यही मुआवजा नहीं है? मैंने वह सारा पैसा कमाया है, उस जैसे निकम्मे को मुझसे लेने का क्या हक है? लेकिन उसने वह 50 लाख युआन रिश्वत नहीं ली जो हमने उसे दी थी। तान्या बंसल ने पल्लवी सूरी को घूरते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारा मतलब है कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है? पल्लवी सूरी ने हाथ उठाकर उन्हें शांत होने का इशारा किया। तान्या बंसल, हमारा लक्ष्य रेयांश खन्ना को आपके पक्ष में वापस लाना है, उनसे आपके लिए गाने लिखवाना है और नामहीन हीरो के लिए थीम सॉन्ग तैयार करवाना है। आप उन्हें मुझसे बेहतर जानती हैं। रेयांश खन्ना लाभ से अधिक भावनाओं को महत्व देते हैं। हमें उनकी भावनाओं से शुरुआत करनी चाहिए। तान्या बंसल धीरे धीरे शांत हो गईं, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ में अनिच्छा थी। क्या आपका मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं उससे भीख मांगूं? पल्लवी सूरी ने कहा, दो गानों ने मेहर अवस्थी को फिर से शिखर पर पहुंचा दिया है। ऐसी गीतकार और संगीतकार तो आपकी ही होनी चाहिए थी। क्या आप उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार हैं? काफी देर की चुप्पी के बाद तान्या बंसल ने आखिरकार कहा, शालिनी जी, आप सही कह रही हैं। रेयांश खन्ना मेरे पति हैं और अब मैं बस यही चाहती हूँ कि वो मेरे पास वापस आ जाएं। लेकिन मैं क्या करूँ? पल्लवी सूरी ने कुछ देर सोचा। आप दोनों का अभी अभी तलाक हुआ है और अब रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी के सहायक हैं। ये कहना मुश्किल है कि उनका रिश्ता कैसा होगा। हम पहले देखते हैं कि क्या होता है और आपके और रेयांश खन्ना के फिर से मिलने का मौका ढूंढते हैं। फिर आप अपना रवैया नरम करके उनका रवैया देख सकती हैं। तान्या बंसल ने सिर हिलाया, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। आखिरकार रेयांश खन्ना के मन में अभी भी मेरे लिए भावनाएं हैं। अगर मैं उन्हें मना लूं तो वो जरूर मेरे पास वापस आ जाएंगे। अगले दिन कविता प्रतियोगिता से उपजे आश्चर्य और उत्साह का माहौल अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और भी अधिक ध्यान खींचने वाली खबर सामने आई। राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क के आधिकारिक ट्रेंड्स अकाउंट ने घोषणा की कि 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क केरावगढ़ के स्काईडोम स्टेडियम में अनसंग हीरोज शीर्षक से एक भव्य समारोह का आयोजन करेगा। समारोह का विषय उन गुमनाम नायकों को सम्मानित करना है जो दमकल कर्मियों, सशस्त्र पुलिस, सीमा रक्षकों, नशा विरोधी अधिकारियों और स्वच्छता कर्मियों के रूप में देश और समाज में मौन योगदान देते हैं।
वहीं इस घोषणा का सबसे आकर्षक हिस्सा यह है कि राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क आज से गुमनाम नायकों की प्रशंसा में जनता से थीम सॉन्ग आमंत्रित कर रहा है। थीम सॉन्ग चुने जाने के बाद गायक नवोदेश दिवस समारोह में मंच पर इसे प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क इसका व्यापक प्रचार करेगा। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने की इस पहल को स्पष्ट रूप से उच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क ने इतना भव्य आयोजन किया है। अगर कोई गाना चुना जाता है तो निस्संदेह वह गाना, गायक, गीतकार और संगीतकार बेहद मशहूर हो जाएंगे। इससे उनके करियर के विकास की भी मजबूत नींव पड़ेगी। जल्द ही पॉप गायक, पारंपरिक संगीतकार और यहाँ तक कि आम लोग भी इसमें हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हो गए। ये तय किया गया कि प्रविष्टियां भेजने का आह्वान पूरे समाज के लिए खुला रहेगा, यानी कोई प्रवेश शर्तें नहीं होंगी। पेशेवर गायक भी भाग ले सकते हैं और हम जैसे आम लोग भी। कौन जाने, शायद वह रातों रात मशहूर हो जाए। राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क द्वारा ये घोषणा जारी करने के कुछ ही समय बाद गाने भेजने के लिए ईमेल इनबॉक्स गानों के डेमो से भर गया। कई लोगों को पहले से ही खबर मिल चुकी थी और वे पहले से ही तैयार थे, बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे थे ताकि वे तुरंत अपना काम जमा कर सकें और इस अवसर का लाभ उठा सकें। मेहर अनसंग हीरोज के लिए गीत प्रतियोगिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस समय मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना विस्तारनगर पहुंचे थे और हवाई अड्डे से विज्ञापन की शूटिंग लोकेशन के लिए रवाना हो रहे थे। मेहर अवस्थी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और उनका शेड्यूल और भी व्यस्त होता जा रहा है। वह सुबह विस्तारनगर में शूटिंग करती हैं और फिर दोपहर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पास के शहर जाती हैं। शाम को वह समुद्रपुर में एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए निकलेंगी, फिर अगले दिन मेघपुर शहर में एक प्रचार कार्यक्रम के लिए जाएंगी और फिर परसों रंगपुर में सुरों का संग्राम के 5वें एपिसोड की शूटिंग करेंगी। 5वें एपिसोड के गाने पहले ही चुने जा चुके हैं, लेकिन मेहर अवस्थी को आने जाने के दौरान ही गाने का अभ्यास करने का समय मिल पाता है। कहा जा रहा है कि अगले एपिसोड के लिए नई गायिका काफ़ी प्रभावशाली, बेहद प्रतिभाशाली और महिला गायिका हैं, इसलिए वे मेहर अवस्थी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं। लेकिन उनका शेड्यूल अभी इतना व्यस्त है कि उन्हें आराम करने का भी समय नहीं मिल रहा, गायन का अभ्यास करना तो दूर की बात है। अब अनाम नायकों पर गीतों की मांग है और समय बहुत कम बचा है। दिव्या कपूर की बात सुनकर मेहर अवस्थी ने जवाब दिया, मेरे पास भाग लेने के लिए कोई उपयुक्त गीत नहीं है। ऋतिका मेहता ने कहा, मेहर तुम राग साहिल से क्यों नहीं पूछ लेती? मेहर अवस्थी ने गाड़ी चला रहे रेयांश खन्ना की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, जब समय मिलेगा तब पूछ लूंगी। ऋतिका मेहता और दिव्या कपूर ने एक दूसरे को देखा। ऋतिका मेहता उनके कान के पास झुककर फुसफुसाईं, दिव्या जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल की कविता प्रतियोगिता के बाद से मेहर राग साहिल के प्रति थोड़ी रूखी हो गई हैं। सहायक ने एक पल सोचा और बोली, क्या इसका मतलब यही है कि एक असफल कबूलनामा का मतलब है कि अब आप दोस्त भी नहीं रह सकते? दिव्या कपूर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बकवास मत करो। अगर राग साहिल के पास कोई उपयुक्त गाना नहीं है तो हम सहयोग के लिए दूसरे गीतकारों को ढूंढ सकते हैं। चारों जल्द ही एक ऑफिस बिल्डिंग पहुंचे और 20वीं मंजिल पर गए, जो वह जगह थी जिसे ईके ने मेहर अवस्थी के विज्ञापन की शूटिंग के लिए तैयार किया था। निर्देशक एक महिला थी और एक अनुभवी विज्ञापन निर्देशक भी। किसी कारण से निर्देशक को महिला देखकर रेयांश खन्ना को राहत महसूस हुई, लेकिन जल्द ही निर्देशक के शब्दों ने उन्हें फिर से घबरा दिया, बाद में कुछ थोड़े उत्तेजक दृश्य होंगे। सज्जनों, कृपया फिल्मांकन शुरू होने से पहले एक तरफ हट जाएं। प्रदर्शन। बाकी सभी पुरुष कर्मचारी चले गए, लेकिन रेयांश खन्ना जाने से इनकार कर दिया। क्या आपने नहीं कहा था कि सुश्री अवस्थी कोई भी ऐसा दृश्य फिल्माएंगी जो सीमा पार करे? दिव्या कपूर ने समझाया, मेहर तो अंडरवियर बिल्कुल नहीं पहनेगी। विज्ञापन की शूटिंग में साथ काम कर रही दूसरी मॉडल्स को ही अंडरवियर पहनना होगा। ओह, मैं समझ गया, मुझे माफ़ करना। रेयांश खन्ना थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से चला गया। महिला निर्देशक ने मेहर अवस्थी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सुश्री अवस्थी, आपकी सहायक तो कमाल की हैं, आपके बारे में इतनी चिंतित। मेहर अवस्थी ने कमरे से बाहर जाते हुए रेयांश खन्ना की ओर देखा और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है। अध्याय 84, एक मुस्कान जो शहर को पलट सकती है। रेयांश खन्ना शूटिंग रूम से बाहर निकल गया, अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेहर अवस्थी के अंडरवियर पहनकर विज्ञापन की शूटिंग करने का ख्याल ही मुझे असहज कर रहा था। क्या इसे बॉस के काम में दखलंदाजी माना जा सकता है? रेयांश खन्ना को लगा कि उन्होंने सार्वजनिक और निजी मामलों के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। रुकिए, निजी का मतलब क्या है? मेहर अवस्थी और मैं तो बस एक कर्मचारी और एक बॉस हैं, हमारे बीच कोई निजी मामला कैसे हो सकता है? तभी मेरा फ़ोन बज उठा। मेरी बड़ी बहन श्रेया खन्ना का फ़ोन था। रेयांश, तुम वही कवि हो? कॉल लगते ही श्रेया खन्ना ने जोर से और उत्सुकता से पूछा। साफ था कि कविता प्रतियोगिता की ट्रॉफी उनके घर भेज दी गई थी। हाँ बहन, मैंने तो बस यूं ही हिस्सा लिया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं संयोग से चैंपियनशिप जीत जाऊंगा।
रेयांश खन्ना ने साफ साफ मान लिया कि उनका अपने परिवार से इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था, बस उन्हें एक वजह चाहिए थी, वरना अचानक कवि बनना उनके लिए बहुत अजीब लगता। आप राग साहिल हैं, तो आपने मेहर अवस्थी के वो गाने भी लिखे हैं। वाह राग साहिल, आपने आखिरकार अपने पेशे को फिर से पा लिया। हालांकि श्रेया खन्ना ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए उनका छोटा भाई पहले संगीत का छात्र था, लेकिन तान्या बंसल के साथ रिश्ते की वजह से उसने अपना समय बर्बाद कर दिया था। अब जब उसने अपनी प्रतिभा को फिर से पा लिया था तो वह बहुत खुश थी। वैसे मेहर अवस्थी से आपका संपर्क कैसे हुआ? क्या उन्होंने आपसे संपर्क किया या आपने उनसे? क्या मेहर अवस्थी असल में खूबसूरत हैं? कई मशहूर हस्तियां तस्वीरों में खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन असल जिंदगी में उतनी अच्छी नहीं होती। क्या वह आपकी बहन से ज़्यादा खूबसूरत हैं? श्रेया खन्ना ने तुरंत बोलना शुरू किया और थोड़ी ही देर में ढेरों सवाल पूछ लिए। बहन, मैं भी मेहर अवस्थी से कभी नहीं मिली। उसने मेरे 2 गानों के प्रदर्शन अधिकार केवल 50,000 युआन में खरीदे, जो सीधे आन्या के खाते में जमा कर दिए गए। क्योंकि रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी से अपनी पहचान राग साहिल के रूप में छुपा रखी थी, इसलिए उसने एहतियात के तौर पर अपने परिवार को यह न बताने का फैसला किया कि वह मेहर अवस्थी का सहायक है। वैसे भी उसने केवल 3 महीने के रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और अनुबंध समाप्त होने और उसके जाने के बाद मामला वहीं खत्म हो गया। ओह, मुझे लगा कि तुम मेहर अवस्थी के काफ़ी करीब हो। आन्या को पैसे देना ठीक है, उसके पास अभी तक नौकरी नहीं है और उसे भविष्य में कई चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें अपने लिए भी कुछ बचा लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारी शादी भी होगी। श्रेया खन्ना फिर से खुद से बुदबुदाने लगी और कुछ देर बाद अचानक बोली, यह अभी भी ठीक नहीं है। तुम मेहर अवस्थी से कभी मिले नहीं, तो तुमने कल उनके लिए 2 कविताएं क्यों लिखीं? बेर के फूल की स्तुति, बेर के फूल की स्तुति, ये तो प्रेम की स्वीकारोक्ति जैसी क्यों लग रही है? ये कहना पड़ेगा कि महिलाएं इस मामले में वाकई बहुत संवेदनशील होती हैं। रेयांश खन्ना ने तुरंत समझाया, यह महज एक संयोग था। मुझे अचानक एक विचार आया, इसलिए मैंने उसे वैसे ही लिख दिया। होस्ट को गलतफहमी हो गई। वैसे बहन, मैं अभी विस्तारनगर में हूँ। क्या आप विस्तारनगर आए हैं? श्रेया खन्ना तुरंत उत्साहित हो गईं, तो मैं अभी सुहानी से संपर्क करती हूँ और आप दोनों आज रात मिल सकते हैं। नहीं बहन, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। मेरे पास ब्लाइंड डेट्स के लिए समय नहीं है। मैं अब काम पर जा रहा हूँ। रेयांश खन्ना चौंक गए और जल्दी से फ़ोन काट दिया। मेरा अभी अभी तलाक हुआ है, मैं ब्लाइंड डेट्स के मूड में कैसे हो सकता हूँ? इसके अलावा मैं तलाकशुदा हूँ, क्या मैं किसी युवा लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूँगा? रेयांश खन्ना बहुत आत्मजागरूक व्यक्ति हैं। हालांकि उनका भाग्य अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों के मामले में वे नाकाम हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डेट करना थोड़ा अनुचित होगा जिसने कभी शादी नहीं की हो। खैर, मैं अभी अपेक्षाकृत युवा हूँ, इसलिए डेटिंग और शादी के बारे में सोचने की मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं अपनी खूबियों का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा और पहले एक सफल करियर बनाऊंगा। सबसे पहले वह एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढूंढेगा ताकि कसूर मेरा नहीं, सीधी राह और मुलाकात तीनों गानों की पूरी रिकॉर्डिंग कर सके और फिर उन्हें राग साहिल नाम से चार्ट्स पर रिलीज़ कर सके। और फिर गो फाइटिंग है। जैसे ही प्रगति पूरी हो जाएगी, वे तुरंत स्टार सिटी टीवी के नए कार्यक्रम की योजना के लिए चयन में भाग लेंगे। और हमें फिल्म और टेलीविज़न कंपनी से डे एंड नाइट की स्क्रिप्ट के बारे में बात करने के लिए भी एक अच्छा समय निकालना होगा। वह सब कुछ चाहता है, पॉप संगीत जगत, वैरायटी शो जगत और फिल्म और टेलीविज़न उद्योग। रेयांश खन्ना का लक्ष्य गायक या अभिनेता बनना नहीं है, लेकिन इन सितारों की बॉस बनने के लिए। बेशक ये तो बस शुरुआत है। पहले मेहर अवस्थी की अच्छी सहायक बनने पर ध्यान देते हैं। तभी दिव्या कपूर और ऋतिका मेहता अंदर से बाहर आईं। रेयांश खन्ना ने गर्दन घुमाकर उस कमरे में झांका जो अभी अभी खुला था। ऋतिका मेहता को लगा कि वह अंदर रखे लॉन्जरी के पुतलों को देखने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने गुस्से से कहा, श्रीमान खन्ना, आप क्या देख रहे हैं? रेयांश खन्ना ने पूछा, अंदर श्रीमती अवस्थी कैसी हैं? ऋतिका मेहता ने अपना सिर खुजाया और शर्मिंदा होकर बोली, गलतफहमी हो गई, हाँ हाँ। चिंता मत कीजिए श्रीमान खन्ना, मेहर ने एक ड्रेस पहनी है जिससे उनका पूरा शरीर ढका हुआ है, उनके कंधे भी नहीं दिख रहे हैं। रेयांश खन्ना ने राहत की सांस ली, अच्छा हुआ। दिव्या कपूर ने उनकी तरफ देखा, थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। रेयांश खन्ना, मैं और ऋतिका 2 गीतकारों और संगीतकारों से मिलने जा रहे हैं। आप किंग मेई को बाद में होटल वापस छोड़ सकते हैं। ठीक है। रेयांश खन्ना मान गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद मेहर अवस्थी बाहर आईं। उन्होंने वही कैजुअल कपड़े पहने हुए थे जो शूटिंग से पहले पहने थे। रेयांश खन्ना उनके पास गए और पूछा, निर्देशक ने आपको अजीब कपड़े पहनने के लिए मजबूर तो नहीं किया? मेहर अवस्थी ने उनकी तरफ देखा और कहा, आपको किस बात की चिंता है? रेयांश खन्ना ने कहा, यह एक अंडरवियर का विज्ञापन है जिसकी शूटिंग आप कर रही हैं।
मुझे डर है कि निर्माता कुछ और कहे और कुछ और करे और हमारी गैरमौजूदगी में आपको इस तरह के कपड़े पहनने के लिए मजबूर करे। किस तरह के कपड़े? मेहर अवस्थी ने पूछा। ओह, रेयांश खन्ना थोड़ा रुके, ये वो कपड़े हैं जो आपकी छवि पर असर डालते हैं। मेहर अवस्थी का चेहरा नर्म पड़ गया और उन्होंने कहा, आपको मुझे इस तरह के कपड़े पहने देखना पसंद नहीं है। रेयांश खन्ना ने बिना झिझक के जवाब दिया, बेशक मुझे पसंद नहीं है। मेहर अवस्थी ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से मुस्कुराई, मानो कोई हिमखंड पिघल रहा हो और अद्वितीय चमक बिखेर रहा हो, मानो कोई देवी धरती पर अवतरित हो रही हो। उनकी सुंदरता फूलों और चांद को भी फीका कर दे, उनका आकर्षण अतुलनीय, चकाचौंध भरा और सम्मोहक हो। रेयांश खन्ना को अचानक एक कविता याद आ गई और वे खुद को रोक नहीं पाए और बोल पड़े, एक मुस्कान शहर को गिरा सकती है, दूसरी मुस्कान राष्ट्र को गिरा सकती है। क्या कहा तुमने? मेहर अवस्थी ने पूछा। का कुछ नहीं, रेयांश खन्ना ने कहा, चलो चलते हैं। मेहर अवस्थी उनकी जाती हुई आकृति को देखती रही, उनकी खूबसूरत आंखें थोड़ी झुक गईं। दोनों नीचे गए और कार में बैठ गए। रेयांश खन्ना ड्राइवर की सीट पर बैठे और पीछे का इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग दरवाजा खोला, तभी उन्होंने देखा कि मेहर अवस्थी ने यात्री दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गईं। श्रीमती अवस्थी, क्या आप पीछे बैठना पसंद नहीं करतीं? रेयांश खन्ना ने पूछा। आज मैं आगे बैठना चाहूँगा। मेहर अवस्थी ने पूछा। क्या बात है? क्या इससे आपकी ड्राइविंग पर असर पड़ रहा है? नहीं नहीं, रेयांश खन्ना ने तुरंत जवाब दिया। कार स्टॉप की और पार्किंग से निकल गए। जैसे ही वे मुख्य सड़क पर पहुंचे, रेयांश खन्ना का फ़ोन बज उठा। गाड़ी चलाते समय उन्होंने अपना फ़ोन सेंटर कंसोल पर लगे फ़ोन होल्डर में रख दिया ताकि वे और मेहर अवस्थी दोनों फ़ोन पर कॉलर का नाम देख सकें। कॉलर का नाम था बहन। मेहर अवस्थी ने पूछा, क्या आपकी कोई बड़ी बहन है? रेयांश खन्ना ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मेरी बहन विस्तारनगर में रहती है। अच्छा, तो जल्दी उठा लो, मेहर अवस्थी ने कहा। गाड़ी चलाते समय फ़ोन उठाना सुरक्षित नहीं है, रेयांश खन्ना ने कहा। कोई बात नहीं, आप मुझसे बात कर सकती हैं, मैं आपकी मदद करूंगी। मेहर अवस्थी ने उनके लिए फ़ोन उठाया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। इससे पहले कि रेयांश खन्ना अपनी बड़ी बहन को याद दिला पाते कि उनके साथ और भी लोग हैं, सामने वाली ने तेज़ी से बोलना शुरू कर दिया। रेयांश खन्ना, तुमने सच में मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने सुहानी के साथ पहले ही प्लान बना लिया है और तुम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, तुम्हें आज उस ब्लाइंड डेट पर जाना ही होगा। अध्याय 85 ब्लाइंड डेट पर मत जाओ। फ़ोन पर रेयांश खन्ना की ये बातें सुनकर मेहर अवस्थी ने थोड़ा सा मुंह बनाया और रेयांश खन्ना की तरफ देखा। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। मेहर अवस्थी ने अपना चेहरा सख्त रखा, लेकिन फिर भी चुप रही। रेयांश खन्ना ने फ़ोन पर कहा, बहन, मैं सच में बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास ब्लाइंड डेट के लिए समय नहीं है, क्यों न हम इसे रद्द कर दें? व्यस्त होने पर भी तुम्हें खाना तो खाना ही है ना? क्या हम शाम को डिनर के लिए भी नहीं मिल सकते? श्रेया खन्ना ने सवाल किया। नहीं बहन, मुझे अपने बॉस के साथ ही रहना है। काम इतना ज़्यादा है कि मैं छुट्टी नहीं ले सकता। हालांकि रेयांश खन्ना ने नर्म लहजे में बात की, लेकिन उनका रवैया बहुत दृढ़ था। मैं काम में इतना व्यस्त हूं कि ब्लाइंड डेट्स पर जाने का समय ही नहीं है। मेहर अवस्थी ने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और अनजाने में उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। सच में, आप हमें खाने का भी समय नहीं देते। आप किस तरह के बॉस हैं? एक पूंजीवादी, एक बेरहम राक्षस। श्रेया खन्ना ने असंतुष्टि से शिकायत करना शुरू किया। आपका बॉस इतना निर्दयी है? क्या आप कोई बुरे अविवाहित आदमी हैं? मेहर अवस्थी अचानक मुड़ी और अपने फ़ोन को घूरने लगी, फिर रेयांश खन्ना को। रेयांश खन्ना ने बेबसी से मुस्कुराते हुए फ़ोन पर कहा, हे बहन, मेरे बॉस आ गए हैं, मुझे फ़ोन रखना होगा। वे एक ऊंची सड़क पर थे और तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे, इसलिए रेयांश खन्ना स्टीयरिंग व्हील नहीं छोड़ सके। उन्होंने मेहर अवस्थी को फ़ोन रखने का इशारा किया। मेहर अवस्थी ने उनकी तरफ देखा और अंत में आज्ञाकारी होकर फ़ोन रखने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे माफ़ करना, मेरी बहन को नहीं पता कि आप मेरे बॉस हैं। रेयांश खन्ना ने माफ़ी मांगते हुए कहा। ओह। मेहर अवस्थी उतनी नाराज़ नहीं दिखी जितनी उम्मीद थी। उन्होंने अचानक रेयांश खन्ना से पूछा, क्या आपका परिवार चाहता है कि आप ब्लाइंड डेट्स पर जाएं? रेयांश खन्ना ने सिर हिलाकर कहा, मुख्य रूप से मेरी माँ और बहन चाहती हैं। उन्हें चिंता है कि ब्रेकअप के बाद मेरा दिल टूट जाएगा और मैं डेटिंग करने को तैयार नहीं होऊंगा। उन्हें ये भी चिंता है कि उम्र बढ़ने के साथ जीवनसाथी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वे आजकल मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स का इंतज़ाम कर रही हैं। मेहर अवस्थी ने पूछा, तो फिर आप क्यों नहीं जाते? रेयांश खन्ना मुस्कुराए और बोले, मैं थोड़ा झिझकने वाला इंसान हूँ, इसलिए मैं किसी अनजान व्यक्ति से शादी के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मेहर अवस्थी एक पल के लिए रुकी, फिर पूछा, आप और तान्या बंसल की मुलाकात कैसे हुई? रेयांश खन्ना चौंक गए और मेहर अवस्थी की ओर देखने लगे। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। अगर आप जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। मेहर अवस्थी ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। असल में ऐसी कोई बात नहीं है जो कहीं न जा सके।
रेयांश खन्ना ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, तान्या बंसल और मैं कॉलेज में सहपाठी थे और एक ही विभाग में पढ़ते थे। हम अक्सर साथ में बड़े लेक्चर अटेंड करते थे। उसके हॉस्टल की एक लड़की बहुत उत्साही थी और उसने हमारे हॉस्टल से संपर्क करके एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। हमारे दोनों हॉस्टल के कमरे अक्सर साथ में खाना खाने जाते थे और इसी तरह तान्या बंसल और मैं एक दूसरे को जानने लगे। हमने अपने दूसरे साल में डेटिंग शुरू की। उसने तान्या बंसल से मिलने और प्यार में पड़ने की कहानी सिर्फ 2 सरल वाक्यों में सुना दी। हालांकि मेहर अवस्थी को इन 2 वाक्यों से काफ़ी कुछ समझ आ गया था। उसने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक पूछा, क्या वह प्यारी लड़की तुम्हें पसंद करती है? रेयांश खन्ना एक पल के लिए रुके, फिर सिर हिलाया। तान्या बंसल के साथ रिश्ते के बाद मैंने सुना कि उस लड़की का तान्या बंसल से कुछ अनबन हो गई थी। मेहर अवस्थी की आंखें ठंडी थीं और उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लड़कियों में तुम काफ़ी लोकप्रिय हो। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया और हंसे, ये तब की बात है जब मैं जवान था। क्या तुम अब भी वैसे ही नहीं हो? मेहर अवस्थी ने ताना मारा। इसका क्या मतलब है? रेयांश खन्ना हैरान थे। मेहर अवस्थी ने सीधे आगे देखा और शांत भाव से कहा, क्या कैरावगढ़ में तुम्हारी अच्छी दोस्त एक महिला नहीं है? अच्छी दोस्त शब्द पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया। रेयांश खन्ना ने समझाया, वह मेरी ऑनलाइन दोस्त है। हम तो भाई बहन जैसे बन चुके हैं। मेहर अवस्थी चौंक गईं, फिर बोली, ओह। कुछ क्षण बाद उसका चेहरा खिल उठा और उसने फिर पूछा, तुम्हारे और तान्या बंसल के बीच क्या तुमने अपनी भावनाओं को कबूल किया था या उसने? रेयांश खन्ना ने कहा, ऐसी बातों में तो लड़के को ही पहल करनी चाहिए। मेहर अवस्थी ने अनजाने में अपने दोनों गोरे और कोमल हाथों को भींच लिया और फिर पूछा, आपने अपने दिल की बात कैसे कही? रेयांश खन्ना को थोड़ा अजीब लगा, मेहर अवस्थी आज इतनी गपशप क्यों कर रही थी। फिर भी उन्होंने जवाब दिया, मैंने फूलों का गुलदस्ता खरीदा, कुछ शब्द कहे, बस इतना ही। ओह। मेहर अवस्थी की खूबसूरत आंखों में जिज्ञासा झलक उठी। अपने दिल की बात कहना इतना आसान है? रेयांश खन्ना हंसे, श्रीमती अवस्थी, आप इतनी खूबसूरत हैं, क्या कभी किसी लड़के ने आपसे अपने दिल की बात नहीं कही? मेहर अवस्थी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। रेयांश खन्ना ने हैरानी से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेहर अवस्थी को, जो एक अकेली बेर की कली की तरह शांत थी, देखकर वह तुरंत समझ गए। मेहर अवस्थी बेहद खूबसूरत तो हैं, लेकिन बहुत ठंडी हैं। आम आदमी उसके सामने हीन महसूस करते और अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अचानक मेहर अवस्थी का चेहरा बदल गया। उसने अपने पेट को हाथ से ढक लिया और धीरे से आह कहा। वे ठीक उसी समय होटल पहुंचे। रेयांश खन्ना ने जल्दी से गाड़ी खड़ी की और उससे पूछा, श्रीमती अवस्थी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेहर अवस्थी ने कहा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने पेट को हाथों से कसकर पकड़ लिया। रेयांश खन्ना ने पूछा, पेट में दर्द है? मेहर अवस्थी ने सिर हिलाकर कहा, दर्द नहीं हो रहा। उसके गोरे माथे पर पसीना आ गया। ऐसा है और फिर भी दर्द नहीं हो रहा? रेयांश खन्ना ने गाड़ी स्टार्ट की। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अगले ही पल एक पतले हाथ ने अचानक उसकी बांह पकड़ ली। अस्पताल मत जाओ। तुम। रेयांश खन्ना को याद आया कि पिछली बार स्टार सिटी टीवी पर एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के दौरान मेहर अवस्थी को भी अचानक पेट दर्द हुआ था और उन्होंने उस समय अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था। बाद में रितिका मेहता ने बताया कि मेहर अवस्थी को अस्पतालों से कुछ डर लगता था और बीमार होने पर वह कभी अस्पताल नहीं जाती थीं। तो चलिए मैं आपको आपके कमरे तक आराम करने में मदद करता हूँ। मेहर अवस्थी के दृढ़ चेहरे को देखकर रेयांश खन्ना उन्हें ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इंजन बंद किया, कार से बाहर निकले, यात्री सीट की ओर गए, दरवाज़ा खोला और मेहर अवस्थी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। उन्होंने मेहर का पतला हाथ थामा, जिसका स्पर्श कोमल और ठंडा था। सौभाग्य से रेयांश खन्ना भोले भाले लड़के नहीं थे, जिनका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा था। उन्होंने खुद को संभाला और मेहर अवस्थी को लिफ्ट तक पहुंचाया और वे अपने कमरे में लौट गए। रेयांश खन्ना ने उन्हें सोफे पर बैठने में मदद की, फिर उनके लिए एक गिलास गर्म पानी डाला और उसे मेहर अवस्थी को दे दिया। कुछ देर आराम करने के बाद भी मेहर अवस्थी का चेहरा पीला ही रहा। रेयांश खन्ना दरवाजे की ओर बढ़े और बोले, मैं आपके लिए दवा लाता हूँ। मैं दवा नहीं लेती, मेहर अवस्थी ने कमजोर आवाज में कहा और दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ते हुए बोली, प्लीज इसे दबा दीजिए। पिछली बार स्टार सिटी टीवी पर रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी के पेट दर्द को तुरंत कम करने के लिए मालिश की थी। श्रीमती अवस्थी, ये तो बस अस्थायी उपाय है। एक पल रुकिए, मैं अभी वापस आता हूँ। रेयांश खन्ना ने कहा कि उन्हें अभी बाहर जाना है। मत जाए, मेहर अवस्थी ने फिर से पुकारा और रेयांश खन्ना मुड़ गए। उन्होंने देखा कि उनका माथा पसीने से भीगा हुआ था और उनके चेहरे पर एक दुर्लभ लाचारी का भाव था। क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ रुकेंगे? रेयांश खन्ना हैरान रह गए, आह भरी, मुड़े और वापस आकर उन्हें सोफे पर लिटा दिया। फिर उन्होंने अपना हाथ उनके कोमल पेट पर रखा। मेहर अवस्थी थोड़ी तनाव में आई, फिर सहज हो गईं और उनकी गर्म हथेली उनके शरीर को छूने लगी।
उनके पेट के निचले हिस्से से ऊपर और छाती के नीचे तक मानो गर्मी की एक लहर दौड़ गई हो, जिससे उनके ठंडे पेट को एक हल्की गर्माहट मिली। फिर हथेली से जोर से दबाएं। आह! मेहर अवस्थी चीख पड़ी, उनके गाल तुरंत लाल हो गए। रेयांश खन्ना ने पूछा, क्या बहुत दर्द हो रहा है? मेहर अवस्थी ने अपना हाथ मुंह पर रखा और सिर हिलाया। रेयांश खन्ना को राहत मिली और उन्होंने घड़ी की दिशा में हथेली से दबाना जारी रखा। क्योंकि हथेली उनकी छाती के बहुत करीब थी, रेयांश खन्ना की उंगलियां बार बार मेहर अवस्थी की ब्रा के किनारे को छू रही थीं। श्रीमती अवस्थी, आपका चेहरा अब ज्यादा गुलाबी लग रहा है। क्या दर्द कम हो रहा है? रेयांश खन्ना ने मालिश करते हुए पूछा। मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया। उनका चेहरा वाकई बहुत लाल था, लेकिन दर्द कम होने की वजह से नहीं। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि ये दर्द सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपकी उंगलियों ने मेरे अंडरवियर को छुआ था, है ना? रेयांश खन्ना का पूरा ध्यान मेहर अवस्थी का दर्द कम करने पर था और उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा, मालिश जारी रखी। कमरा शांत और सुकून भरा था, सिर्फ हाथों के कपड़ों से रगड़ने की आवाज़ और कभी कभार हल्की आहें सुनाई दे रही थीं। 10 मिनट से ज़्यादा समय बाद मेहर अवस्थी का दर्द काफ़ी हद तक कम हो गया था और रेयांश खन्ना ने मालिश रोककर उन्हें बैठने में मदद की। श्रीमती अवस्थी, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मेहर अवस्थी का शेड्यूल आजकल बहुत व्यस्त है और उन्हें सुबह के शुरुआती घंटों तक गाने का अभ्यास करना पड़ता है। उनका शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेहर अवस्थी ने सहमति में गुनगुनाया, अपने पसीने से भीगे बालों को सहलाया और अचानक पूछा, क्या आपने उस समय तान्या बंसल की मालिश इसी तरह की थी? अध्याय 86 मेहर अवस्थी की दुर्जय प्रतिद्वंदी। मेहर अवस्थी की बातें सुनकर रेयांश खन्ना एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। स्टार सिटी टीवी पर मेहर अवस्थी की मालिश करते समय रेयांश खन्ना ने बताया था कि तान्या बंसल को भी पेट दर्द होता था और उसने मालिश से उसका दर्द कम किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेहर अवस्थी को ये बात याद होगी। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ आई। हाल ही में मेहर अवस्थी बिना किसी कारण के गुस्सा करने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि उसे तान्या बंसल के साथ उसके अतीत की बहुत परवाह है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह? तभी रेयांश खन्ना का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया और देखा कि यह तान्या बंसल का फ़ोन है। मेहर अवस्थी ने भी रेयांश खन्ना के फ़ोन पर कॉलर का नाम देखा और उठते ही बोली, अगर असुविधा हो तो मैं पहले बाहर चली जाती हूँ। रेयांश खन्ना ने उसे खींचते हुए कहा, अब आप थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हैं, जल्दी बैठ जाए। इतना कहकर उन्होंने मेहर अवस्थी के सामने ही फ़ोन उठाया। हेलो रेयांश खन्ना, आप कैसे हैं? तान्या बंसल की आवाज़ असामान्य रूप से कोमल थी, मानो वह अचानक उस समय में लौट आई हो जब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रेयांश खन्ना ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या बात है? तान्या बंसल की आवाज़ कोमल ही रही। कल जब मैं घर की सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि आपका गिटार और पियानो अभी भी वहीं हैं। आप अब कहाँ रहते हैं? क्या मैं उन्हें आपके पास ले आऊं? रेयांश खन्ना ने शांत भाव से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, धन्यवाद। फ़ोन रखने ही वाली थी कि तान्या बंसल ने फिर पूछा, रेयांश खन्ना, मेहर अवस्थी अगले हफ्ते रंगापुर टीवी पर सुरों का संग्राम की रिकॉर्डिंग करने जा रही हैं। क्या आप भी जा रहे हैं? रेयांश खन्ना ने कहा, हाँ, क्या आप बाहर नहीं हो गई थीं? फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, मैं स्टार सिटी टीवी पर एक और वैरायटी शो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। क्या हम उस समय साथ में खाना खा सकते हैं? रेयांश खन्ना को समझ नहीं आया कि तान्या बंसल का क्या मतलब है, इसलिए उन्होंने सीधे मना कर दिया। माफ़ कीजिए, मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे कुछ काम है, अलविदा। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। तान्या बंसल आपसे क्या चाहती हैं? मेहर अवस्थी ने पूछा। रेयांश खन्ना ने कंधे उचकाते हुए कहा, उन्होंने कहा कि वे मेरा गिटार और पियानो भेज देंगे और यह भी कहा कि वे अगले हफ्ते रंगपुर आकर मुझे डिनर पर बुलाएंगे। मुझे समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब है। मेहर अवस्थी ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। आपका गिटार और पियानो, आप दोनों साथ रहते थे? रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया, हाँ। इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है, आजकल डेटिंग और साथ रहने वाले लोग हर जगह हैं। इसके अलावा जब वे साथ रहते थे तब उनका और तान्या बंसल का कानूनी तौर पर विवाह हो चुका था। मेहर अवस्थी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप सोच में डूबी रहीं। रेयांश खन्ना ने चिंता से पूछा, क्या तुम्हारे पेट में अभी भी दर्द है? मेहर अवस्थी ने ऊपर देखा और बोली, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। रेयांश खन्ना को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जिद करेगी। एक पल सोचने के बाद उन्होंने सावधानी से कहा, मैंने उसकी कुछ बार मालिश की है। कई बार? मेहर अवस्थी की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं आपके लिए एक और गिलास पानी लाती हूँ। रेयांश खन्ना उठे, अपना कप लिया और मेज की ओर चले गए। उसी क्षण उनकी आंखों के सामने छोटे अक्षरों में कुछ पंक्तियां दिखाई दी, अकेला जज्बा, गीत की पृथ्वी की स्मृति पुनर्प्राप्ति की प्रगति 100% है और स्मृति पुनर्प्राप्ति पूरी हो चुकी है। एक्सट्रीम चैलेंज कार्यक्रम योजना की पृथ्वी की स्मृति प्रतिकृति की प्रगति 100% पूरी हो चुकी है। दिन और रात की पटकथा पृथ्वी की स्मृति से प्रतिकृत की जा रही है।
प्रतिकृति प्रक्रिया 60% पूरी हो चुकी है। दिन रात के अंधेरे को नहीं समझता, गीत को पृथ्वी की स्मृति तकनीक का उपयोग करके पुनः निर्मित किया जा रहा है। ये प्रक्रिया 60% पूरी हो चुकी है। बाद में गीत को पृथ्वी की स्मृति का उपयोग करके पुनः संवर्धित किया जा रहा है। प्रगति 5% है। अंततः तुम्हारा इंतजार, गीत को पृथ्वी की स्मृति से पुनः एनकोड किया जा रहा है। प्रगति 5% है। वास्तव में अभी जब मैं मेहर अवस्थी की मालिश कर रहा था, तब ये स्मृतियां तेजी से प्रगति कर रही थीं। मेहर अवस्थी की मालिश पूरी होने तक अकेला जज्बा और अत्यधिक चुनौती दोनों 100% तक पहुंच गए थे। अकेला जज्बा के बोल, संगीत, संयोजन और गायन संबंधी विवरण, साथ ही लड़ो लड़ो के पहले और दूसरे सीजन के प्रत्येक एपिसोड की कार्यक्रम योजना, सब कुछ उनके दिमाग में अंकित हो गया था। जैसे ही रेयांश खन्ना ने अकेला जज्बा के बोल और संगीत देखे, पृथ्वी पर इस गीत से जुड़ी उनकी सारी यादें ताज़ा हो गईं और उन्हें तुरंत लगा कि यह गीत अनाम नायकों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हालांकि पृथ्वी पर इस गीत का उपयोग किसी खेल या एनिमेशन के थीम सॉन्ग के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ खेलों और एनिमेशन के दायरे से कहीं अधिक व्यापक है। इसके बोल बेहद प्रेरणादायक, ऊर्जा से भरपूर और अनाम नायकों को समर्पित हैं। ठीक इसी मूल संदेश के कारण अकेला जज्बा पृथ्वी पर इतना लोकप्रिय हो गया कि न केवल संगीत जगत में धूम मच गई, बल्कि किंडरगार्टन और प्राथमिक विद्यालयों में भी हर जगह सुनाई देने लगा। इसे मजाक में बच्चों का गीत भी कहा जाता था और इसके मूल गायक ई सिन को किंडरगार्टन प्रिंसिपल भी कहा जाता था। ये भी दर्शाता है कि अकेला जज्बा कितना लोकप्रिय है। अनसंग हीरोज समारोह के थीम सॉन्ग के लिए इस गीत का उपयोग करने से हमें निश्चित रूप से जीतने का अच्छा मौका मिलेगा। जहां तक गो फाइटिंग की बात है, मैं अगले हफ्ते मेहर अवस्थी के साथ स्टार सिटी टीवी जाऊंगा, जिससे मुझे नूपुर जोशी के माध्यम से कार्यक्रम विभाग के निदेशक प्रकाश भंडारी से मिलने का मौका मिलेगा। हम आखिरकार वैरायटी शो की दुनिया में कदम रख सकते हैं। इसी बीच 2 गानों लेटर और फाइनली वेटिंग फॉर यू की याददाश्त में सुधार की जानकारी मिली। रेयांश खन्ना की याददाश्त अभी इतनी विकसित नहीं है कि उन्हें पता हो कि ये दोनों गाने मेहर अवस्थी के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। एक गाना है द अकेला जज्बा, जिसे मूल रूप से एक पुरुष गायक ने गाया था। उस समय दुनिया भर की कई महिला गायिकाओं ने इसे गाया था, लेकिन कोई भी इसे अच्छे से नहीं गा पाए। इस गाने में उच्च स्तर की, मध्यम से निम्न स्वर सीमा वाली और दमदार आवाज की आवश्यकता होती है। महिला गायिकाओं के लिए इसे अच्छे से गाना बेहद मुश्किल है। अगर मैं इसे मेहर अवस्थी के लिए गाऊं, तो क्या उनकी शख्सियत को देखते हुए वह पागलों की तरह अभ्यास करके अपने लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर लेंगी? क्या उनका शरीर इसे झेल पाएगा? अनजाने में ही गाना मिलने के बाद रेयांश खन्ना को मेहर अवस्थी के लिए इसे गाने का ख्याल आते ही मन में ये ख्याल आने लगा। गो फाइटिंग के बावजूद वह स्टार सिटी टीवी के साथ अपनी बातचीत में एक शर्त जोड़ने पर विचार कर रहे थे कि मेहर अवस्थी नियमित अतिथि बने। शायद उनके साथ इतना समय बिताने के कारण ही मेरे मन में उनकी देखभाल करने की इच्छा जागृत हुई है। खट खट, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेहर, दिव्या कपूर और ऋतिका मेहता लौट आई थीं। वे आ गई हैं। रेयांश खन्ना सहमत हुए और दरवाजा खोलने ही वाले थे कि मेहर अवस्थी ने अचानक कहा, उन्हें मत बताना कि मुझे अभी पेट दर्द हो रहा था। रेयांश खन्ना मुड़ गए। शायद अभी के दर्द ने मेहर अवस्थी को मानसिक रूप से कमजोर बना दिया था, क्योंकि उनका आमतौर पर शांत और सुंदर चेहरा अब विनती भरे भावों से भरा था। अच्छा, रेयांश खन्ना ने आह भरी। वह मेहर अवस्थी के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानते थे। वह बाहर से ठंडी दिखती थीं, लेकिन अंदर से दयालु और विचारशील थीं। वह नहीं चाहती थीं कि दिव्या कपूर और ऋतिका मेहता परेशान हों। रेयांश खन्ना दरवाजा खोलने गए और दिव्या कपूर और ऋतिका मेहता अंदर आई। उनके चेहरे पर कुछ अजीब भाव थे। दिव्या जी, ऋतिका, क्या बात है? रेयांश खन्ना ने पूछा। दिव्या कपूर का चेहरा कुछ गंभीर था। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि रिया तलवार सुरों का संग्राम के अगले एपिसोड में मेहर अवस्थी की जगह गायिका होंगी। रिया तलवार नाम सुनते ही मेहर अवस्थी के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। ऋतिका मेहता ने एक गिलास पानी भरा, उसे गटक लिया और गुस्से में बोली, स्टार सिटी टीवी का इससे क्या मतलब है? क्या वे मेहर को निशाना बना रहे हैं? रेयांश खन्ना भी चुप हो गए। वह स्वाभाविक रूप से रिया तलवार को जानते थे। उन्हें मेहर अवस्थी के साथ संगीत जगत की 4 छोटी स्वर्गीय रानियों में से एक माना जाता था और दोनों की शैली कुछ हद तक समान थी। उन सभी की आवाज़ मधुर और दिव्य है और वे उच्च सुरों में बेहद प्रभावशाली हैं। इसके अलावा रिया तलवार संगीत जगत की एक दिग्गज कलाकार हैं, जिन्हें पॉप संगीत का गॉडफादर कहा जाता है, और वे महेश तलवार की बेटी हैं। उनकी प्रतिभा मेहर अवस्थी से कम नहीं है और दूसरी पीढ़ी की स्टार के रूप में उनका अनुभव और भी प्रभावशाली है। सू और चेन को भी युवा पीढ़ी की 2 सबसे होनहार महिला गायिकाओं में गिना जाता है जो संगीत जगत की रानी बन सकती हैं। ये कहावत तो सभी जानते हैं कि 2 शेर एक पहाड़ पर नहीं बैठ सकते। सुरों का संग्राम में रिया तलवार को आमंत्रित किए जाने का मतलब है कि मेहर अवस्थी को इस प्रतिष्ठित मंच पर रिया तलवार से मुकाबला करना होगा। एक और बात है, मेहर
दिव्या कपूर का चेहरा गंभीर था और उन्होंने धीरे से कहा, महेश तलवार खुद रिया तलवार के लिए एक गाना लिखेंगे ताकि वे द अनसंग हीरोज के थीम सॉन्ग के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस तरह हम पीछे नहीं रह सकते, हमें ये थीम सॉन्ग जीतना ही होगा। अध्याय 87 तो क्या हुआ अगर तुम्हारा बॉस तुमसे शादी कर ले। दिव्या कपूर की बातें सुनकर रेयांश खन्ना ने थोड़ा सा मुंह बनाया। रिया तलवार ऊंचे सुरों में माहिर हैं और उनकी संगीत शैली भव्य है जो उन्हें नामहीन हीरो जैसे गाने गाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाती है। वह एक मजबूत प्रतिद्वंदी हैं। रितिका मेहता ने आश्चर्य से पूछा, श्री खन्ना, लगता है आपको मनोरंजन जगत की काफ़ी जानकारी है। मेहर अवस्थी ने चिढ़कर कहा, वह उनकी पूर्व प्रेमिका के सहायक हुआ करते थे, जाहिर है वह उन्हें जानते ही होंगे। ओह, रितिका मेहता ने जीभ निकालकर हल्की सी हंसी हंसी। दिव्या कपूर मजाक के मूड में नहीं थी, उन्होंने रेयांश खन्ना की ओर देखा, मानो लापरवाही से। रितिका मेहता और मैं अभी 2 गीतकारों से मिले। वे मेहर के साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन उनके पास अभी कोई उपयुक्त गाना नहीं है, इसलिए वे नए गाने ही बना सकते हैं जिसमें समय लगेगा। हमें फिर भी सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर राग साहिल के पास कोई उपयुक्त गाना हो तो यह आदर्श होगा। रेयांश खन्ना चुप हो गए। अकेला जज्बा वाकई अनाम नायकों की थीम के लिए बहुत उपयुक्त है और अगर संभव हो तो रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी को इसे गाने देना चाहेंगे। लेकिन समस्या यह है कि यह गाना एक लड़की के लिए गाना बहुत मुश्किल है और मेहर अवस्थी की मौजूदा शारीरिक स्थिति को देखते हुए रेयांश खन्ना चिंतित हैं कि अगर वह इस गाने के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास करेंगी तो कहीं वह बीमार न पड़ जाएं। या क्या हम उन्हें पहले अस्पताल जाकर पूरी जांच करवाने और अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए मना सकते हैं? दिव्या जी, कोई बात नहीं, इतने सारे लोग हिस्सा ले रहे हैं, हो सकता है मेरा चयन भी न हो। मेहर अवस्थी ने अचानक कहा। मेहर, जब गाने की बात आती है तुमने कभी हार क्यों स्वीकार की? आज तुम्हें क्या हो गया है? रितिका मेहता को ये बात अजीब लगी। आमतौर पर अगर ऐसा कुछ होता है तो मेहर अवस्थी एक पूरी तरह से सक्रिय रोबोट की तरह सिर्फ गाने का अभ्यास करती रहती हैं। आप शुरू करने से पहले ही हार क्यों मान रही हैं? दिव्या कपूर ने मेहर अवस्थी की तरफ देखा, फिर रेयांश खन्ना की तरफ और चुप हो गईं। मेहर अवस्थी ने अचानक रेयांश खन्ना से कहा, आखिरकार आप विस्तारनगर तक आ ही गए, क्या आप अपनी बहन से नहीं मिलेंगे? रेयांश खन्ना चौंक गए और अनजाने में बोले, लेकिन आपके परिवार का क्या? मेहर अवस्थी ने कहा, जाए, नहीं तो आपकी बहन कहेगी कि आपके बॉस बेरहम हैं। ओह, रेयांश खन्ना थोड़ा शर्मिंदा हुए, लेकिन वह जानते थे कि मेहर अवस्थी के शब्द भले ही कठोर थे, लेकिन असल में वह कोमल हृदय की थीं और नहीं चाहती थीं कि वह विस्तारनगर आकर अपने परिवार से न मिल पाएं। मैं रात के खाने के लिए बाहर जाता हूं और तुरंत वापस आ जाता हूं, जल्दी ही आ जाऊंगा। रेयांश खन्ना ने अपनी बड़ी बहन को काफ़ी समय से नहीं देखा था और उन्हें उसकी बहुत याद आ रही थी। मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया। रेयांश खन्ना कुछ कदम चले, अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे और दिव्या कपूर और रितिका मेहता की ओर मुड़कर उन्हें निर्देश दिया, कृपया श्रीमती अवस्थी का साथ दीजिए और उन्हें अच्छा खाना खाने दीजिए। मैं जल्दी वापस आऊँगा। दिव्या कपूर ने आंखें घुमाईं, मैं मेहर की मैनेजर हूँ, ठीक है। आपको मेरी चिंता क्यों करनी चाहिए? रितिका मेहता हंस पड़ी, श्री खन्ना, चिंता मत कीजिए, अभी बहुत समय है। रेयांश खन्ना को लगा कि लड़की के शब्दों में कोई छिपा हुआ अर्थ है, लेकिन उन्होंने उससे और कुछ नहीं पूछा और जल्दी से चले गए। मैंने रास्ते में श्रेया खन्ना को फ़ोन किया और पास के एक रेस्टोरेंट में मिलने का समय तय किया। मैंने होटल के प्रवेश द्वार पर एक टैक्सी ली और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। ड्रीमलाइन सिटी, तान्या बंसल के घर पर। उसने फ़ोन पकड़ रखा था, अभी भी कुछ अविश्वास से भरी हुई थी। क्या रेयांश खन्ना ने सच में मेरा फ़ोन काट दिया? पल्लवी सूरी ने आह भरी, चलो दोनों संभावनाओं के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं टीचर मिश्रा और टीचर हेगड़े से फिर संपर्क करूंगी। वह अनिकेत मिश्रा और देवराज बसु की बात कर रही थी, एक मशहूर संगीतकार और दूसरे गीतकार। पता नहीं कितने लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं। क्या मैं, एक मामूली गायिका, उनसे दूर दूर तक भी संबंधित हूँ? तान्या बंसल का चेहरा उतर गया। पल्लवी सूरी ने उसकी तरफ देखा, क्या तुम अब भी रेयांश खन्ना को ढूंढना चाहती हो? लेकिन वह अभी तुमसे मिलना नहीं चाहते। तान्या बंसल ने चिढ़कर कहा, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उन्हें बस अपनी इज्जत बचाने की चिंता है। मैं अगले हफ्ते स्टार सिटी टीवी जाऊंगी उनसे मिलने और ज़्यादा से ज़्यादा मैं माफ़ी मांग लूंगी। उनका दिल अपने आप नरम पड़ जाएगा। पल्लवी सूरी एक पल के लिए चुप रहीं, फिर अचानक पूछा, तान्या बंसल, क्या आप वाकई रेयांश खन्ना से दोबारा शादी करने की योजना बना रही हैं? तान्या बंसल ने बिना किसी झिझक के कहा, अगर वो सच में मेरे लिए गाने लिख सकते हैं और मुझे मेहर अवस्थी से भी ज़्यादा मशहूर बना सकते हैं तो उनसे दोबारा शादी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से ही पति पत्नी थे। तान्या बंसल, पिछले 2 सालों में तुम बदल गई हो। पल्लवी सूरी एक पल के लिए हिचकिचाईं और फिर बोलीं। तान्या बंसल ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपने लाल होंठों को दबाया और बुदबुदाई, मैंने उन्हें अपनी जवानी दी, वो मेरे कर्जदार हैं और उन्हें मुझे चुकाना ही होगा।
विस्तारनगर के एक सलीके से सजे पश्चिमी रेस्टोरेंट में। बहन, क्या मुझे और मेरे भाई को सच में ऐसी जगह खाना खाने की ज़रूरत है? रेयांश खन्ना ने चारों ओर देखा और फिर अपने सामने बैठी महिला से बात की। उस महिला के भूरे रंग के लहराते बाल, बादाम जैसी आंखें और लाल होंठ थे। उसने सफ़ेद रंग का ऑफिस सूट और ऊंची हील पहनी हुई थी, जिससे एक परिपक्व और परिष्कृत आभा झलक रही थी। ये श्रेया खन्ना थी, रेयांश खन्ना की सौतेली बहन। वेस्टर्न रेस्टोरेंट बहुत ही शानदार था और आसपास के सभी जोड़े साथ बैठे थे। रेयांश खन्ना अपनी बड़ी बहन के साथ अपनी टेबल पर थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। इतनी जल्दी क्या है? श्रेया खन्ना ने अपनी मोहक आंखों से पलकें झपकाईं और अचानक आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, सुहानी, इधर आओ। रेयांश खन्ना मुड़े और देखा कि हॉल्टन एक मिनी स्कर्ट पहने एक आकर्षक महिला उनकी ओर आ रही है। बहन, क्या हमने ब्लाइंड डेट पर न जाने का वादा नहीं किया था? रेयांश खन्ना समझ गए कि क्या हो रहा है और जल्दी से श्रेया खन्ना के कान में फुसफुसाए, क्या हम सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते? श्रेया खन्ना ने उन पर आंखें घुमाईं, फिर उठी और प्यार से सुहानी का हाथ पकड़कर उसे रेयांश खन्ना के बगल में बैठा दिया। सुहानी बहुत उदार थी, उन्होंने खुद पहल करके अपना परिचय दिया और मुस्कुराते हुए रेयांश खन्ना की ओर हाथ बढ़ाया। रेयांश खन्ना अपना संयम नहीं खो सके, इसलिए उन्होंने सुहानी से हाथ मिलाया और तीनों ने साथ में खाना खाया और बातें की, जिससे एक खुशनुमा माहौल बन गया। सुहानी को रेयांश खन्ना के लिए कुछ भावनाएं थीं और वह अक्सर उनसे बात करने की कोशिश करती थी। रेयांश खन्ना को बहुत असहज महसूस होता था, लेकिन चूंकि वह उनकी बहन की दोस्त थी, इसलिए वह उसे नाराज नहीं कर सकते थे। तभी रेयांश खन्ना के फ़ोन की घंटी बजी। यह मेहर अवस्थी का व्हाट्सएप संदेश था, अपनी बहन को मेरा प्रणाम कहना। रेयांश खन्ना ने जवाब दिया, ठीक है, धन्यवाद। मेहर अवस्थी ने एक और संदेश भेजा, सिर्फ आप और आपकी बहन। रेयांश खन्ना ने जवाब दिया, और मेरी बहन की एक दोस्त, सुहानी। मेहर अवस्थी ने तुरंत जवाब दिया। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें अभी भी याद था कि उनकी बड़ी बहन ने फ़ोन पर उनसे क्या कहा था। हाँ, बिल्कुल। रेयांश खन्ना ने एक संदेश पोस्ट किया और फिर तुरंत जोड़ा, लेकिन मैं सच में ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाना चाहती। मैं अपनी बहन को साफ साफ बता दूंगी। मेहर अवस्थी, ओह, ये तो तुम्हारा निजी मामला है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने कहा, रितिका चावल के नूडल्स और भुना हुआ हंस लाई है। स्वाद अच्छा है, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बचा दूं? ठीक है। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? श्रेया खन्ना ने रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी की ऑनलाइन चैट में दखल दिया। रेयांश खन्ना ने बगल में बैठी सुहानी की तरफ देखा और माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मेरे बॉस को मुझसे तुरंत मिलना है। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, काम में दखल मत दीजिए। ठीक है बहन, मैं अब जा रहा हूँ, आप लोग खाने का आनंद लीजिए। रेयांश खन्ना को ऐसा लगा जैसे उसे माफ़ी मिल गई हो। वह उठा, दरवाजे तक गया, पहले बिल चुकाया और फिर जल्दी से वेस्टर्न रेस्टोरेंट से निकल गया। सुहानी, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मेरा भाई ऐसा ही है, उसे रोमांस की बिल्कुल समझ नहीं है। श्रेया खन्ना ने बेबसी से कहा, कोई बात नहीं, करियर को लेकर गंभीर रहने वाला आदमी भरोसेमंद होता है। सुहानी राव ने अपनी सहानुभूति व्यक्त की। श्रेया खन्ना ने गर्दन घुमाकर रेयांश खन्ना को जल्दी जाते देखा, उसे बहुत निराशा हुई। बॉस, बॉस, मुझे पता था कि यह आपका बॉस है। आपका बॉस तो आपसे शादी करने वाला है। अध्याय 88 में आपसे कविता सुनना चाहता हूँ। अरे मिस्टर खन्ना, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? जब रेयांश खन्ना होटल वापस आया तो मेहर अवस्थी, दिव्या कपूर और रितिका मेहता रात का खाना खा रही थीं। बेशक ये चावल के नूडल्स और भुना हुआ हंस था, लेकिन वे लगभग खाना खत्म कर चुकी थीं। मैंने बस जल्दी से कुछ खा लिया, मेरे पास करने को कुछ और नहीं था, इसलिए मैं जल्दी लौट आया। रेयांश खन्ना ने मेज पर बचे हुए खाने को देखा, फिर मेहर अवस्थी की ओर एक नज़र डाली। लेकिन तभी उस गंभीर महिला के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। जब उसने रेयांश खन्ना को अपनी ओर देखते हुए देखा तो मुस्कान तुरंत गायब हो गई। रेयांश खन्ना बेबस होकर मुस्कुराए, जबकि मेहर अवस्थी अपना खाना खाती रही और मन ही मन बुदबुदाई, मैंने तुमसे कहा था कि मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगी, तुम झूठ बोल रहे हो। मेहर, तुमने क्या कहा? रितिका मेहता ने पूछा। कुछ नहीं, मेहर अवस्थी ने अपना सिर हिलाया, मुंह बनाया, जानबूझकर रेयांश खन्ना की ओर देखने से बचती रही और भुने हुए हंस का आखिरी टुकड़ा उठाकर मुंह में डालते हुए आह भरी, स्वादिष्ट। रेयांश खन्ना ने अपना सिर हिलाया और हंस पड़े। वह इतने बचकाने कैसे हो सकते हैं? रेयांश, क्या तुमने खाना खा लिया? दिव्या कपूर ने दयालुता से पूछा। वे हमसे बेहतर खाते हैं। रेयांश खन्ना के जवाब देने से पहले ही मेहर अवस्थी बोल पड़ी, जी हाँ, मैंने खाया था। रेयांश खन्ना थोड़ा शर्मिंदा हुए और बस सिर हिला पाए। दिव्या कपूर ने उनकी तरफ देखा, फिर मेहर अवस्थी की तरफ, सिर हिलाया और रितिका मेहता से बर्तन साफ करने को कहा। फिर दोनों अपने अपने कमरों में लौट गईं। तब तक अंधेरा हो चुका था। मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना को नज़रअंदाज किया और अपने कपड़े साथ लेकर नहाने के लिए बाथरूम में चली गईं।
रेयांश खन्ना ने पीछे से पूछा, क्या तुम्हारे पेट में अभी भी दर्द है? मेहर अवस्थी ने सिर भी नहीं घुमाया। एक बेरहम बॉस को भला दर्द कैसे हो सकता है? बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ और थोड़ी देर में अंदर से पानी की आवाज़ आई, फिर गाने की आवाज़, वही गाना जो मेहर अवस्थी अगले हफ्ते सुरों का संग्राम में गाने वाली थी। शाव में गाना, लगता है वो बहुत अच्छे मूड में हैं। क्या इसलिए खुश हो रही हो क्योंकि तुमने मुझे एक बार धोखा दिया था? एक शांत और अलग थलग रहने वाली देवी इक्वल्स एक नासमझ बच्ची। रेयांश खन्ना को यह थोड़ा अजीब लगा और वह सोफे पर बैठकर उसके नहाने का इंतजार करने लगा। एक पल के लिए सब कुछ शांत और स्थिर हो गया, मानो कोई बूढ़ा शादीशुदा जोड़ा शांति से साथ जीवन बिता रहा हो। ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि तान्या बंसल के साथ रहते हुए भी नहीं। उस समय तान्या बंसल कार्यक्रमों में भाग लेने और मशहूर होने के लिए दूसरों के खिलाफ साजिशें रचने में व्यस्त रहती थी। उसका जीवन बेहद तनावपूर्ण था और उसे फुर्सत का एक पल भी नहीं मिलता था। इसी समय श्रेया खन्ना ने व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, सुहानी की तुम्हारे बारे में अच्छी राय है। मैं तुम्हें उसकी व्हाट्सएप आईडी दे रही हूं ताकि तुम उससे अच्छी बातचीत कर सको। रेयांश खन्ना ने बेबसी से जवाब दिया, बहन, मैं अभी किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। श्रेया खन्ना ने पूछा, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा निर्मम बॉस अपने कर्मचारियों को डेटिंग करने से मना करता हो? रेयांश खन्ना ने भी उनकी बात मान ली। ओह हाँ, हमारी कंपनी काफ़ी सख्त है। हम कर्मचारियों को 30 साल की उम्र से पहले डेटिंग करने की इजाज़त नहीं देते। कितनी घटिया कंपनी है। रेयांश, चलो ये बेकार की नौकरी छोड़ देते हैं। मेरे यहाँ काम करो, मैं तुम्हें एचआर से मिलवा दूंगी, वहाँ तो खूबसूरत औरतें ही हैं। कोई ज़रूरत नहीं बहन, मेरी नौकरी में अच्छी तनख्वाह मिलती है और बॉस भी अच्छे इंसान हैं। इसे कहते हो अच्छे इंसान? तुम्हारा बॉस कौन है? मैं उसे बाहर बुलाऊंगी और उसे खरी खोटी सुनाऊंगी। मेरे बॉस का फ़ोन आ रहा है बहन, बाद में बात करते हैं। रेयांश खन्ना ने जल्दी से चैट खत्म कर दी, वरना मेहर अवस्थी अपनी बड़ी बहन की नज़रों में बड़ी मुसीबत बन जाती। मुख्य कारण ये था कि मेहर अवस्थी एक जानी मानी हस्ती हैं और मैं अपनी बड़ी बहन को ये नहीं बता सकता कि मैं फ़िलहाल उनके असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। मेहर अवस्थी अभी भी नहा रही थी और रेयांश खन्ना के पास करने के लिए कुछ और नहीं था। उसने शौकिया वेबसाइट पर लॉग इन किया। उसे वहां गए काफ़ी समय हो गया था और जब उसने प्रवेश किया तो वह काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। मेरे निजी केंद्र में संदेशों की संख्या बढ़कर 999 से अधिक हो गई। जब मैंने संदेश बॉक्स खोला तो वह अजनबियों के निजी संदेशों से भरा हुआ था। शिक्षक राग साहिल, मैं हरीश चतुर्वेदी, कविता संघ का अध्यक्ष हूँ। मैं आपकी प्रतिभा का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। क्या आप कविताओं का संग्रह प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं? मैं कई प्रकाशकों और वितरकों को जानता हूँ। यदि आप अपनी कविताओं को मेरे माध्यम से प्रकाशित करवाने के लिए तैयार हों। श्री राग साहिल, मैं विक्रम सेठी, वंशी रिकॉर्ड्स का संगीत निर्देशक हूँ। क्या आप सहयोग करने में रुचि रखते हैं? हमारी कंपनी अनसंग हीरोज के थीम सॉन्ग के लिए उपयुक्त एक नए गाने को खरीदने के लिए अच्छी कीमत दे सकती है। श्री राग साहिल, मैं नैना बेदी हूँ। मुझे आपके गाने बहुत पसंद हैं। क्या आपके पास द अननोन हीरो के थीम सॉन्ग के लिए कोई विचार है? हम सहयोग कर सकते हैं। प्रशंसकों की तारीफ और प्रशंसा के अलावा ज़्यादातर अनुरोध रिकॉर्ड कंपनियों या गायकों से आए जो द अननोन हीरो के थीम सॉन्ग के लिए उनके लिए गाने लिखना चाहते थे। ऐसा लगता है कि पूरा संगीत उद्योग अब इसी बात पर केंद्रित है। रेयांश खन्ना ने माथे पर शिकन डाली और बाथरूम की ओर देखा। अगर मेहर अवस्थी को सच में द अननोन हीरो का थीम सॉन्ग गाने का मौका मिल जाता है तो उनकी प्रतिष्ठा निस्संदेह एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। शायद उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये भी ठीक नहीं है। कोई जितना ज़्यादा मशहूर होता है उतना ही ज़्यादा काम मिलता है, जिससे वह और भी ज़्यादा थक जाता है ना? रेयांश खन्ना दुविधा में थे। एक तरफ द अकेला जज्बा मेहर अवस्थी के लिए बहुत मुश्किल था और दूसरी तरफ उन्हें डर था कि अगर उनका चयन हो गया तो वह और भी ज़्यादा थक जाएंगी। तलाक के समय मैंने इतना नहीं सोचा था। मेहर अवस्थी ने आज नहाने में बहुत समय लगाया। लगभग 1 घंटा बाद वह बाहर आईं। उसका पूरा शरीर गुलाबी था और उसने बिना आस्तीन का लेस वाला नाइट गाउन पहना हुआ था, जिसमें उसकी पतली और नाजुक बाहें जैड की तरह चिकनी दिख रही थीं। शॉर्ट्स पहने हुए उसकी लंबी टांगें, जो मनोरंजन जगत में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, लगभग पूरी तरह से दिखाई दे रही थीं। जब वह बड़ी खूबसूरती से चल रही थी, उसका हर कदम कमल की कली की तरह खिल रहा था। जब मेहर अवस्थी ने पहली बार साथ रहना शुरू किया था तब वह कितनी ढकी हुई रहती थी, लेकिन अब उसके कपड़े पहले से कहीं अधिक अनौपचारिक होते जा रहे हैं। वह वास्तव में रेयांश खन्ना को अजनबी नहीं समझती। क्या देख रहे हो? रेयांश खन्ना को घूरते हुए देखकर मेहर अवस्थी ने ठंडे लहजे में कहा। कुछ नहीं, मैं भी नहाने जा रही हूँ। रेयांश खन्ना ने झट से नजरें हटाईं, अपने कपड़े पकड़े और बाथरूम की ओर भागा। बाथरूम में घुसते ही मेहर अवस्थी के चेहरे से ठंडक गायब हो गई।
वह अलमारी में लगे शीशे के पास गई, दाएं बाएं घूमी, खुद को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही वह अपने बिस्तर की ओर बढ़ी, उसने सोफे पर रेयांश खन्ना का फ़ोन देखा। मेहर अवस्थी रुक गई और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, फिर रुक गई, एक पल के लिए हिचकिचाई और अंततः रेयांश खन्ना का फ़ोन नहीं लिया। रेयांश खन्ना के नहाने के बाद मेहर अवस्थी ने थोड़ी देर और गाने का अभ्यास किया और लगभग 11 बज चुके थे। रेयांश खन्ना के कहने पर वह अनिच्छा से बिस्तर पर चली गई। पर्दे फिर से खींच दिए गए, वह बिस्तर पर सो गई और रेयांश खन्ना सोफे पर सो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया, खिड़की के बाहर से कभी कभार वाहनों की आवाज़ आ रही थी। श्रीमती अवस्थी, रेयांश खन्ना अचानक बोले, अगर आपको कोई ऐसा गाना मिल जाए जो अनाम नायकों के लिए एकदम सही हो, लेकिन वह एक कठिन गाना हो जो पुरुष गायकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त हो और महिला गायिकाओं को उसे अच्छे से गाने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़े, तो आप क्या करेंगी? रेयांश खन्ना ने पूछा। मेहर अवस्थी करवट बदलकर पर्दे की ओर देखने लगी। मैं तब तक खूब अभ्यास करूंगी जब तक मैं इसे अच्छे से गा न सकूं। रेयांश खन्ना ने फिर पूछा, इस तरह का बेताब संघर्ष अपनी सेहत की परवाह किए बिना। मेहर अवस्थी एक पल चुप रहीं, फिर अचानक बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है। रेयांश खन्ना चौंक गए, उन्हें समझ नहीं आया कि उनके विचार इतनी तेजी से क्यों बदल गए, और फिर उन्होंने उस दिव्य और स्पष्ट आवाज़ को सुना, मैं तुम्हें एक कविता सुनाते हुए सुनना चाहती हूँ। कविता सुनाना, वही कविता जो तुमने दिन में सुनाई थी। अध्याय 89। शुभ रात्रि रेयांश खन्ना। शुभ रात्रि। राग साहिल। इसलिए मौर्य गुप्त कविताओं से मन को भरा रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि आवेग में आकर तुम उन्हें बोल सकते हो, तब कोई सुन लेगा। रेयांश खन्ना को अभी भी थोड़ी सी उम्मीद थी। कौन सी कविता? वही कविता जो तुमने दिन में सुनाई थी। मेहर अवस्थी ने उसे अनभिज्ञ बनने का मौका नहीं दिया। अगर तुम इसे नहीं सुनाओगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। नहीं, रेयांश खन्ना ने बहस करने की कोशिश की, क्या तुमने इसे दिन में नहीं सुना? क्या तुम्हें इसे फिर से पढ़ने की ज़रूरत है? मेहर अवस्थी ने धीरे से कहा, कैसी कविता जिसमें सिर्फ 2 पंक्तियां हों? रेयांश खन्ना ने बेबसी से खांसा और फिर सुनाया, उत्तर में एक सुंदर स्त्री है, संसार से विमुख, जिसकी मुस्कान एक शहर को गिरा सकती है और जिसकी दूसरी मुस्कान एक राष्ट्र को गिरा सकती है। रेयांश खन्ना के कविता सुनाने के बाद पर्दे के दूसरी तरफ कुछ पल का सन्नाटा छा गया, फिर एक धीमी आवाज़ आए, अद्वितीय और स्वतंत्र। मुझे पसंद है। रेयांश खन्ना चौंक गया और अनजाने में बोला, मुझे लगा कि आपको आखिरी 2 वाक्य पसंद आए होंगे। मेहर अवस्थी की आवाज़ में उदासी की झलक थी, मुझे बस ऐसा लगता है कि दूसरा वाक्य मेरे बारे में ही है। वह मनोरंजन जगत में कुछ अलग ही हैं। वह पीठ पीछे बुराई करने, झगड़ों या ड्रामे में शामिल नहीं होती, बस गाती हैं। बेमिसाल खूबसूरती, आत्मनिर्भर, फिर भी अकेली। दरअसल ये कविता तो। रेयांश खन्ना ने शुरू करते ही बोलना बंद कर दिया। क्या है? मेहर अवस्थी ने पूछा। ये सब तुम्हारे बारे में है। लेकिन रेयांश खन्ना को लगा कि उन्हें ये शब्द नहीं कहने चाहिए, वरना वह हद पार कर देंगे। वह बॉस हैं और मैं सहायक। और मेरा तलाक हो चुका है। कमरा फिर से शांत हो गया। रेयांश खन्ना ने कहा, बहुत देर हो गई है, चलो सो जाते हैं। मेहर अवस्थी ने कहा, मैं एक और कविता सुनना चाहूंगी। रेयांश खन्ना ने बेबसी से कहा, क्या हमने एक गाने पर सहमति नहीं जताई थी? मुझे नींद नहीं आ रही। तुम अब भी क्यों मुकर रहे हो? ठीक है, तुम बताओ। मेहर अवस्थी उठ बैठी और पर्दे की ओर फुसफुसाते हुए बोली, मैं बेर के फूलों पर एक कविता सुनना चाहती हूँ। रेयांश खन्ना चौंक गया और झट से बोला, ये कैसी कविता है? मैंने तो कभी सुनी ही नहीं। मेहर अवस्थी ने अपने होंठ दबाए और पूछा, सच में नहीं सुनी? मैंने तो कभी सुनी ही नहीं। मैं कविता नहीं लिख सकता। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कोई बच्चों का गीत सुनाऊं? सोने जा रही हूँ। मेहर अवस्थी गुस्से से लेट गई और करवट बदलकर पर्दे की ओर पीट कर ली। रेयांश खन्ना ने राहत की सांस ली और सोने ही वाला था कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने फ़ोन उठाया और देखा कि यह नविका सूद का एक निजी संदेश था। क्या तुम सो रहे हो? इस वेबसाइट पर निजी संदेश अजनबियों और दोस्तों में विभाजित होते हैं। एक दूसरे को दोस्त बनाने के बाद दूसरे पक्ष द्वारा भेजे गए संदेश अलग से प्रदर्शित होते हैं, इसलिए इस समय नविका सूद द्वारा भेजे गए संदेश काफ़ी ध्यान खींचने वाले हैं। लेकिन क्या उसने सोने जाने की बात नहीं कही थी? और ये लहजा कैसा है? अब वो उसे टीचर राग साहिल क्यों नहीं कह रही? रेयांश खन्ना ने बेबसी से जवाब दिया, मैं तो सोने ही वाला था, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? इतनी रात हो गई है। क्या तुम्हारे असिस्टेंट ने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं कहा? अन्विका सूद, मेरे असिस्टेंट ने मुझसे झूठ बोला। राग साहिल, उसने तुमसे किस बारे में झूठ बोला? अन्विका सूद, उसे कविता लिखना आता है, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला और कहा कि उसे नहीं आता। राग साहिल, तुम्हें कैसे पता चला कि वो ऐसा कर सकता है? अन्विका सूद, खैर, मुझे बस इतना पता है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैंने आज रात न सोने का फैसला किया है। राग साहिल, तुम्हें नींद कैसे नहीं आ रही?
क्या आपको अपनी सेहत की परवाह नहीं है? अन्विका सूद, जब तक। राग साहिल, जब तक क्या? अन्विका सूद, उन्होंने मुझे प्लम ब्लॉसम की स्तुति सुनाई। बातचीत वहीं खत्म हो गई क्योंकि रेयांश खन्ना खड़े हो गए और पर्दे के पीछे मेहर अवस्थी से बोले, श्रीमती अवस्थी, क्या आप सो रही हैं? मेहर अवस्थी ने उनकी ओर पीट करके ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं। रेयांश खन्ना ने कहा, अगर मैं आपके लिए एक और कविता सुनाऊं तो क्या आप सो जाएंगी? मेहर अवस्थी तुरंत करवट बदलकर बोली, ठीक है। रेयांश खन्ना रुके, फिर पढ़ने लगे, डाकघर के बाहर टूटे हुए पुल के किनारे एक अकेला फूल खिलता है जिसका कोई मालिक नहीं, अकेला और उदास। मैं एक और सुनना चाहती हूँ, मेहर अवस्थी ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है फिर। बेबस होकर रेयांश खन्ना ने हार मानकर फिर से कविता सुनानी शुरू की। हवा और बारिश बसंत को विदा करते हैं और उड़ती बर्फ बसंत का स्वागत करती है। चट्टान पहले से ही 100 फीट बर्फ से ढकी है, लेकिन फूलों की डालियां अब भी सुंदर हैं। वह सुंदर है लेकिन बसंत की कृपा पाने की होड़ नहीं लगाती, वह केवल उसके आगमन की सूचना देती है। जब पहाड़ के फूल पूरी तरह खिल जाते हैं तो वह उनके बीच मुस्कुराती है। इसे पढ़ने के बाद मेहर अवस्थी ने अचानक पूछा, आपको क्या लगता है कि राग साहिल ने ये कविता क्यों लिखी? रेयांश खन्ना ने कहा, शायद इसका मकसद इसे सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। अच्छा। मेहर अवस्थी ने कंबल ऊपर खींचते हुए पर्दे के पीछे सोफे पर लेटे हुए रेयांश खन्ना की धुंधली सी आकृति को देखा। मैं अब सोने जा रही हूँ, शुभ रात्रि। रेयांश खन्ना चौंक गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से उनके साथ सोने के लिए राजी हो जाएंगी। इसके अलावा इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद ऐसा लगता है कि यह पहली बार था जब मेहर अवस्थी ने उन्हें शुभ रात्रि कहा था। शुभ रात्रि। कमरा आखिरकार पूरी तरह शांत हो गया। बिस्तर पर लेटी खूबसूरत लड़की ने अपनी आंखें खोलीं, उनमें जमी बर्फीली ठंडक कोमल पानी में पिघल गई थी और उसके होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान खिल उठी। शुभ रात्रि रेयांश खन्ना। शुभ रात्रि राग साहिल। 2 दिन बाद स्टार सिटी टीवी पर सुरों का संग्राम के 5वें एपिसोड की रिकॉर्डिंग आज होगी। सभी 6 गायक आज जल्दी पहुंच गए और पहले से ही तैयारियां कर लीं। सभी जानते हैं कि पॉप स्टार रिया तलवार एक रिप्लेसमेंट सिंगर के रूप में शो में शामिल होंगी। सभी पर काफ़ी दबाव है। रिया तलवार के आने से स्वाभाविक रूप से मेहर अवस्थी को सबसे बड़ा खतरा है, जो 4 लिटिल हेवनली क्वींस में से एक हैं। लेकिन अन्य गायकों पर भी किसी भी समय बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। एक अफवाह ये भी है कि रिया तलवार के पिता को लगा कि उनकी बेटी के लिए रिप्लेसमेंट सिंगर बनना शोभा नहीं देता और उन्होंने शुरू में असहमति जताई थी, लेकिन रिया तलवार ने आने पर जोर दिया क्योंकि वह मेहर अवस्थी के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती थीं। हालांकि इस खबर का स्रोत स्पष्ट नहीं है, लेकिन रिया तलवार के व्यक्तित्व को देखते हुए कई लोगों का मानना है कि यह खबर सच होने की सबसे अधिक संभावना है। 2 उभरते सितारों के बीच चल रही इस टक्कर से यह कहना मुश्किल है कि आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा या नहीं। दिग्गज अभिनेत्रियां मधुरा कुलकर्णी और नीलम सक्सेना तो डरी नहीं हैं, लेकिन आदित्य मल्होत्रा, राजीव मलानी और आरव शेट्टी जैसे शीर्ष अभिनेताओं के निशाने पर आने की संभावना है। इसलिए आज माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। मेहर अवस्थी ड्रेसिंग रूम में गईं और काफ़ी देर तक बाहर नहीं आईं। रेयांश खन्ना को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने रितिका मेहता को फ़ोन किया, इतने समय बाद भी यह ठीक क्यों नहीं हुआ? रितिका मेहता कुछ बोलने ही वाली थीं कि उन्हें रोक दिया गया। कुछ देर बाद वह हकलाते हुए बोलीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ मिनट बाद मेहर अवस्थी ड्रेसिंग रूम से बाहर आईं। उनके लंबे बाल जूड़े में बंधे थे जिससे उनकी गोरी गर्दन दिख रही थी। हर नज़र में वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थीं। उन्होंने काले रंग की ड्रेस पहनी थी जो उनके कारूस को उभार रही थी और उनके लंबे पैर एक सेक्सी और आकर्षक चाल के साथ लहरा रहे थे। वाह! कॉरिडोर में इंतजार कर रहे लोग अचरज से दंग रह गए। खूबसूरती और कदकाठी के मामले में हमारे कलाकार मेहर अवस्थी के सामने कहीं नहीं ठहरते। रेयांश खन्ना ने भौहें चढ़ाकर आगे कदम बढ़ाया और धीमी आवाज में पूछा, बेचैनी हो रही है? रितिका मेहता ने बेबसी से कहा, श्री खन्ना, मेहर ने मुझे अभी कुछ न कहने को कहा है, उसके पेट में फिर से दर्द हो रहा है। रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी की तरफ देखा। आज उनका मेकअप सामान्य से ज्यादा था, साफ तौर पर उनके पीले रंग को छुपाने के लिए। उन्होंने दिव्या कपूर से कहा, क्या हमें निर्देशक समीर वोहरा को बता देना चाहिए कि हमें पहले अस्पताल जाकर जांच करवा लेनी चाहिए? अचानक कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। क्रॉप टी शर्ट, जीन्स और बूट पहने एक महिला पास आए। ये रिया तलवार हैं। उनका व्यक्तित्व तो कमाल का है। रिया तलवार कद में छोटी और नाजुक थीं, लेकिन उनमें एक दबंग आभा थी। अपने आसपास की आश्चर्यचकित निगाहों को अनदेखा करते हुए वह सीधे मेहर अवस्थी के पास गईं। बहुत दिनों बाद मिले मेहर अवस्थी। अध्याय 90। उकसावा। रिया तलवार कद में छोटी हैं, मेहर अवस्थी से आधी लंबाई कम, लेकिन उनकी प्रभावशाली उपस्थिति से ऐसा लगता है मानो वह मेहर अवस्थी के बराबर ही लंबी हों।
उन्होंने मेहर अवस्थी को तीखी निगाहों से देखा और उनकी आवाज़ अभिवादन से ज्यादा किसी मुक्केबाज की तरह थी जो रिंग में उतरने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को ताना मार रहा हो। उनके आते ही गलियारा अचानक शांत हो गया और आसपास का तापमान गिरता हुआ प्रतीत हुआ। वहां मौजूद सभी लोग मनोरंजन जगत से थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से रिया तलवार और मेहर अवस्थी के बीच की मनमुटाव के बारे में जानते थे। 2 साल पहले गोल्डन मेलोडी अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार के लिए प्रतियोगिता को लगभग एक दशक में सबसे तीव्र बताया गया। उस समय 2 सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियां मेहर अवस्थी और रिया तलवार थीं। अंत में मेहर अवस्थी ने सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, जबकि रिया तलवार को सहायक भूमिका तक सीमित कर दिया गया। मशहूर हस्तियों के परिवार में जन्मी, अभिमानी और घमंडी रिया तलवार तब से मेहर अवस्थी को अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी मानती थीं। ये व्यक्तित्व थोड़ा जुनूनी भी है। जब मेहर अवस्थी कोई नया गाना रिलीज करती हैं तो वह भी एक नया गाना रिलीज कर देती हैं। जब मेहर अवस्थी कोई एल्बम रिलीज करती हैं तो वह भी एक एल्बम रिलीज कर देती हैं। अब जब मेहर अवस्थी सुरों का संग्राम में भाग ले रही हैं तो वह भी यहाँ मौजूद हैं। इस समय आक्रामक रिया तलवार का सामना करते हुए मेहर अवस्थी शांत रहीं और उनकी आवाज़ ठंडी थी, नमस्ते। फिर वह सीधे गायिका के घर की ओर चल पड़ीं। रिया तलवार ने तुरंत उनका पीछा किया और उनके साथ चलते हुए व्यंग्य किया, मैं यहाँ हूँ, क्या तुम डर रही हो? मेहर अवस्थी ने थोड़ा सा मुंह बनाया, घबराहट या डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके पेट का दर्द फिर से बढ़ गया था। तुम कुछ क्यों नहीं कह रही हो? तुम बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए गोल्डन मेलोडी अवार्ड जीत चुकी हो और 4 लिटिल हेवनली क्वींस में नंबर 1 पर हो। मुझे बाद में तुमसे आगे निकलने का मौका मत देना। रिया तलवार उन्हें उकसाती रही। अचानक एक आदमी दोनों के बीच आ गया और रिया तलवार को रोकते हुए बोला, सुश्री अवस्थी, आपके कपड़े। रेयांश खन्ना ने अपनी लकी कमीज मेहर अवस्थी को दे दी। मेहर अवस्थी ने उसे ले लिया और दोनों साथ साथ आगे बढ़ गईं, स्वाभाविक रूप से रिया तलवार को पीछे छोड़ते हुए। हेलो मेहर अवस्थी, हेलो। रिया तलवार ने उन्हें पुकारा, लेकिन मेहर अवस्थी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और रेयांश खन्ना के साथ चली गईं। ये कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? रिया तलवार नाराज थी और रेयांश खन्ना की पीठ को गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी। चलो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और अस्पताल चलते हैं। इस समय रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी के शरीर को धीरे से सहारा दिया और उनके कान में फुसफुसाया, नहीं। मेहर अवस्थी का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उनके भाव दृढ़ थे। जैसे ही वे गायक के कमरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, रेयांश खन्ना ने अचानक उनकी कलाई पकड़ ली। मेहर अवस्थी चौंक गईं और उन्हें खाली निगाहों से देखने लगीं। याद रखना, अगर बहुत दर्द हो तो दर्द सहने की कोशिश मत करना। मैं ठीक बाहर ही रहूंगा, रेयांश खन्ना ने गंभीर चेतावनी दी। मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना द्वारा पकड़े गए अपने हाथ की ओर देखा, फिर उनके गंभीर चेहरे की ओर देखा। रेयांश खन्ना ने फिर उनका हाथ छोड़ दिया और मेहर अवस्थी गायक के कमरे में चली गईं। दिव्या जी, आपने मुझे अभी अंदर क्यों नहीं जाने दिया? पास ही कोने में ऋतिका मेहता ने दिव्या कपूर से पूछा, अगर आप वहां चली जाएं तो क्या उनके लिए असहज स्थिति नहीं होगी? दिव्या कपूर ने उसे घूर कर देखा, फिर पास ही खड़े रेयांश खन्ना की ओर देखा। मैंने सोचा था कि वह बहुत ईमानदार इंसान हैं। हे, क्यों ना आप मिस्टर खन्ना को बाहर निकाल दें? ऋतिका मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, जाओ, दिव्या कपूर ने ताना मारा। मैं नहीं जा रही, मेहर मुझे जान से मार डालेगी। ऋतिका मेहता ने बार बार सिर हिलाया। वैसे भी मिस्टर खन्ना का अनुबंध 3 महीने में समाप्त हो रहा है और तब वह खुद ही चले जाएंगे। दिव्या कपूर ने गायक के घर के सामने खड़े रेयांश खन्ना को देखा और बुदबुदाई, 2 महीने और? कौन जाने क्या होगा। दोनों रेयांश खन्ना से मिलने गए और आधे घंटे बाद यह अनुमान लगाते हुए कि अब समय हो गया है, तीनों रिकॉर्डिंग हॉल की ओर चल पड़े। दिव्या जी, श्रीमती अवस्थी अस्पताल क्यों नहीं जाना चाहती? रास्ते में रेयांश खन्ना ने अचानक पूछा। दिव्या कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। लगता है यह मेहर के बचपन से जुड़ा है, लेकिन उसने हमें विस्तार से नहीं बताया। रेयांश खन्ना एक पल के लिए रुके, फिर बोले, श्रीमती अवस्थी, ये ठीक नहीं है। अभी नामहीन हीरो का थीम सॉन्ग आना बाकी है। अगर आप ठीक नहीं हुई तो आप कैसे मुकाबला करेंगी? ऋतिका मेहता ने उत्सुकता से पूछा। अज्ञात हीरो का थीम सॉन्ग? हमें अभी तक कोई गाना नहीं मिला है और लगता है मेहर भी इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहती। दिव्या कपूर ने रेयांश खन्ना की ओर देखा और ऋतिका मेहता की बात काटते हुए कहा, ठीक है, शो खत्म होने के बाद इस बारे में बात करते हैं। मुझे मेहर की हालत की चिंता है। तीनों रिकॉर्डिंग हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां उन्हें तान्या बंसल इंतजार करती मिली। रेयांश खन्ना को देखते ही तान्या बंसल ने मीठी मुस्कान और कोमल स्वर में उनका अभिवादन किया। रेयांश खन्ना, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। दिव्या कपूर और ऋतिका मेहता ने रेयांश खन्ना को अजीब भावों से देखा। माफ कीजिए, मैं काम कर रही हूँ।
रेयांश खन्ना उनके पास से गुजरकर अंदर चले गए, लेकिन तान्या बंसल ने उन्हें रोक लिया। वहां से गुजर रहे लोग उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे थे। दिव्या कपूर ने कहा, रेयांश खन्ना, चलिए पहले अंदर चलते हैं। बात खत्म होते ही अंदर आ जाए। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया और सीधे बगल वाले कमरे की सीढ़ियों की ओर चले गए। तान्या बंसल तुरंत उनके पीछे गईं और मुस्कुराते हुए बोलीं, मुझे पता था रेयांश खन्ना, आपके मन में अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं। तान्या बंसल, आप क्या चाहती हैं? रेयांश खन्ना ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा। रेयांश खन्ना, मुझे पता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई है। यह मेरी गलती थी और मैं इसकी भरपाई करना चाहती हूँ। तान्या बंसल ने बड़ी ईमानदारी से कहा। आज उन्होंने खास तौर पर एक शुद्ध और मासूम चेकदार लंबी ड्रेस पहनी थी, जो वही ड्रेस थी जिसे रेयांश खन्ना स्कूल के दिनों में डेटिंग के दौरान उन्हें पहने देखना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तान्या बंसल की योजना स्पष्ट थी, उन्हें पहले रेयांश खन्ना का दिल जीतना था ताकि वह उनके लिए गाने लिखने को तैयार हो जाएं। रेयांश खन्ना 2 कदम पीछे हटे। मिस शेन, आखिर बात क्या है? तान्या बंसल के चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी। मैं बस आपको आज रात देर रात के नाश्ते के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। मैं रात 11 बजे रीजेंसी ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 1013 में आपका इंतजार करूंगी। हम वहीं मिलेंगे। माफ़ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि हमें देर रात के नाश्ते की ज़रूरत है। चलिए बात यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे अभी काम करना है। रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी की हालत को लेकर चिंतित थे, इसलिए इतना कहकर वह मुड़े और रिकॉर्डिंग हॉल की ओर चल दिए। मैं आपका इंतजार करूंगी, तान्या बंसल ने पीछे से आवाज़ दी। रेयांश खन्ना ने उनकी बात अनसुनी कर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में प्रवेश कर गए। अंदर जाते ही वह एक छोटी गोलमटोल महिला से टकराते टकराते बचे। सहायक नूपुर, ये वही उत्साही युवती नूपुर जोशी है जिसके प्रोडक्शन टीम में अच्छे संपर्क हैं। श्री खन्ना, मैं बस आपको ही ढूंढ रही थी। अंकल प्रकाश आपके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं। कृपया इसे कल ले आइए, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। नूपुर जोशी अभी भी बहुत उत्साहित थी और मिलते ही उसने रेयांश खन्ना से यह कहा। ठीक है, मैं प्रस्ताव कल ले आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद असिस्टेंट नूपुर, रेयांश खन्ना ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। कोई बात नहीं, मुझे अब जाना है। नूपुर जोशी ने हाथ हिलाया और जल्दी से चली गई। रेयांश खन्ना रिकॉर्डिंग हॉल में दाखिल हुए और वहां दिव्या कपूर और रितिका मेहता को पाया। थोड़ी देर इंतजार के बाद स्टेज रिकॉर्डिंग शुरू हुई। मेहर अवस्थी को एक बार फिर स्टेज पर सबसे पहले जाने के लिए चुना गया। उसका भाग्य सचमुच अविश्वसनीय था। जैसे ही बत्तियां धीमी हुईं, स्टेज पर एक दुबली पतली आकृति दिखाई दी। मेहर अवस्थी, मेहर अवस्थी। भीड़ में उत्साहपूर्ण जयकारों की गूंज सुनाई दी। जैसे ही वह आकृति मंच के केंद्र की ओर बढ़ी, बत्तियां जल उठीं और मेहर अवस्थी एक लंबी काली पोशाक में नजर आईं, जो एकांतप्रिय, बेहद खूबसूरत, गरिमा में और साथ ही कामुक लग रही थीं। भीड़ की तालियां और भी जोर से बजने लगीं। रेयांश खन्ना ने भौहें चढ़ाईं। मेहर अवस्थी की हालत ठीक नहीं है।